हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी दोस्तों, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज का है। स्टडीज के अलावा कुछ नहीं सूझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास एक ही टारगेट है सर, क्लास 10th का रिजल्ट और कुछ नहीं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के 5th चैप्टर, जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये मिनरल्स क्या होते हैं सर, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती है, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है हम लोग को। मिनरल्स आए कहां से, कब बने, कैसे बने, एनर्जी रिसोर्सेज किस किस फॉर्म में हम लोगों को मिलने वाली है, तो ये सारी चीजों का आज हम लोग यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों इस सफरनामा में। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां पे नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। भाई चैप्टर क्या है, भाई आप लोगों को समझ में आ चुका है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। चलिए अब हम लोग यहां पे एक एक छोटी छोटी चीजों को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पे ये बात करें कि ये अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना, क्यों बना, तो हम लोग इसको समझते हैं पहले। चलिए अर्थ को हम लोग इमेजिनरी मान लेते हैं कुछ इस शेप का, ठीक है भाई। चलिए बट अर्थ जो है वो कॉर्नर से तो सेम नहीं है, कॉर्नर से तो अप डाउन में होगी, ठीक है भाई। चल तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्नर से क्या है, अप डाउन है, ठीक है। अब इसका जब एवरेज डायमेंशन निकाला जाएगा तो इसको एक शेप दिया जाएगा, है ना, ठीक है। तो अर्थ का जो शेप है क्या है भाई, अर्थ का शेप तो वो है जियोइड शेप, ठीक है भाई। अब अर्थ पे कहा गया सर, पहली बात। दूसरी बात कहा गया अर्थ पे जो है वो वाटर बहुत सारा है, इसलिए इसको वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। दूसरा इसको लाइफ प्लैनेट भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है, जो हमें गैसेस चाहिए वो एकदम एग्जैक्टली जितनी चाहिए उतनी ही है, इसीलिए इसको हम लोग यहां पे लाइफ प्लैनेट भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब तीसरी बात, अर्थ कब बनी, कितने समय पहले बनी, तो लगभग हम लोग बात करते हैं 450 मिलियन ईयर्स एगो ये जो अर्थ का है वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है भाई। आगे हम लोग बात करते हैं फोर्थ। अब यह अर्थ में इन लोगों ने कहा कि 71% जो है वो वाटर कंपोनेंट है, बिल्कुल सर। तो ये अर्थ का जो स्ट्रक्चर था ये पूरा का पूरा चलिए यहां तक के समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है क्या क्या था, कैसा कैसा था, हम लोगों ने यहां पे समझा। अब हम लोग बात करते हैं कि अर्थ पे कहा गया कि वाटर जो है वो 70% 71% है, ठीक है। इसको कहा जाता था उस समय पे थेथिस सी, और यहां पे जो आइलैंड था ये मान लेते हैं एक आइलैंड है पूरा, ठीक है, उसको कहा जाता था यहां पे पेंजिया आइलैंड, ठीक है। तो 450 मिलियन ईयर्स एगो यहां पे अर्थ का जो स्ट्रक्चर था जिसमें 71% वाटर था, जो कि कौन से सी के नाम से जाना जाता था, थेथिस सी के नाम से जाना जाता था, और पेंजिया नाम का आइलैंड था, ठीक है। अब ये पेंजिया आइलैंड जो है वो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग पार्ट्स में बढ़ता है, और यहां पे हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट निकल के आते हैं सर, तो यहां पे हमारे पास 6 लाइव कॉन्टिनेंट निकल के आते हैं, ठीक है भाई। चलिए ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ठीक है भाई। ये यहां पे हम लोग ले लेते हैं यूरोप, सर यहां पे ले लेते हैं हम लोग एशिया, और यहां ले लेते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया, और ये जो नीचे जगह है इसको हम लोग मान लेते हैं अंटार्कटिका, ठीक है भाई। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ जो है वो एक सिस्टम में काम करती है जो कि सन पे डिपेंडेंट है, इसलिए कहा जाता है इसको यहां पे सोलार सिस्टम। क्या कहा जाता है दोस्तों यहां पे, सोलार सिस्टम। चलिए अब यहां पे हम लोग सोलार सिस्टम के आगे बात करते हैं भाई। तो सोलार सिस्टम में सबसे पहले आएगा यहां पे सन, ठीक है। कौन आएगा भाई यहां पे, सन, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, मरकुरी, उसके बाद आएगा वीनस, और उसके बाद आएगी यहां पे अर्थ। तीसरे नंबर पे आएगी भैया यहां पे अर्थ, ठीक है, मार्स, जुपिटर, ठीक है। तो अब यहां पे ये हो गया कि सन के बाद आएगी मरकुरी, मरकुरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, उसके बाद आ जाएगा मार्स, उसके बाद आ जाएगा जुपिटर, ठीक है। उसके बाद सैटर्न,
उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। ठीक है, यहां पे प्लूटो भी आ सकता था, बट यहां पे प्लूटो नहीं आएगा क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि ये प्लैनेट्स की जो कैटेगरी है उसको फुलफिल नहीं करता है, तो उस प्लूटो को यहां से हटा दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग इसको याद कैसे कर सकते हैं सर? मैन विजिबल ऑन अर्थ, मेन जंक्शन सन। ठीक है, यहां तक के कहानी समझ में आ गई। तो एप्रोप्रिएट वाटर की जो कंडीशन है, एप्रोप्रिएट गैसेस की जो कंडीशन है, वो किस पे पॉसिबल है सर? यहां पे अर्थ पे पॉसिबल है। किस पे पॉसिबल है सर? यहां पे अर्थ पे पॉसिबल है। अब यहां समझ में आ गया सर, पेंजिया आइलैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ अलग अलग तरीके से, और यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहां पे 6 लाइव कॉन्टिनेंट और 7th जो है वो अंटार्कटिका यहां पे बन जाता है। इसके बाद ध्यान से सुनने वाली बात यह है हमारी कि यहां पे अलग अलग तरीके की प्लेट्स होती है जिनको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की कहानी है पूरे अर्थ पे। कॉन्सेप्ट यहां तक के क्लियर होते हुए चल रहा है दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है सर, यहां पे इस अर्थ के स्ट्रक्चर पे हम लोग अगर बात करते हैं, ये हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है। अब यहां पे कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है। ठीक है भाई, इमेजिनरी लाइन हम लोग बनाते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहली जो इमेजिनरी लाइन है वो 0 डिग्री है, जिसको हम लोग कहते हैं सर इक्वेटर। माना जाता है कि अर्थ को इमेजिनरी लाइन से दो इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, उसको कहा जाता है यहां पे इक्वेटर। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया दोस्तों यहां पे आपका साउथ पोल। ठीक है, अब यहां पे हम लोग नीचे बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये होगा 23.5 सदर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, इसको बोलते हैं हम लोग यहां अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है भाई, इस अंटार्कटिक सर्कल को हम लोग बोलते हैं 66.5 सदर्न हेमिस्फीयर। और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते ऊपर हम लोग आते हैं नदर्न हेमिस्फीयर पे। ये इमेजिनरी जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये कितने डिग्री पे रहेगी? 23.5 नदर्न हेमिस्फीयर पे। इसके ऊपर जो इमेजिनरी लाइन आती है उसको बोलते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ये कितने डिग्री पे रहेगी? तो सर 66.5 नदर्न हेमिस्फीयर पे रहेगी ये। चलिए भाई, और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया दोस्तों यहां पे नॉर्थ पोल। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि जो सन की रेज है, वो सन की रेज कहां से कहां तक के मैक्सिमम पड़ती है, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये जो अगर सन मान लेते हैं, तो सन की जो मैक्सिमम रेज है वो पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है। सर कितनी टिल्टेड है? तो ये 23.5 डिग्री जो है, ये अर्थ जो है हमारी यहां पे टिल्टेड है। इसलिए आप जब ग्लोब लेने जाएंगे तो ग्लोब आपको टिल्टेड फॉर्म में मिलेगा। मगर कितना टिल्ट होगा सर वो? तो 23.5 यहां पे टिल्टेड होगा। ठीक है भाई, यहां तक के कहानी क्लियर है। तो सन की रेज जो है वो यहां पे दिसंबर में और सितंबर में, ठीक है, और मार्च में, और यहां पे जून में यहां पे पड़ती है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे कहानी यह है कि सर ये 4 महीने तो आपने याद करवा दिए, बट हमें ये याद करवा दीजिए कि कौन सी जगह पे कब सन की रेज जो है वो डायरेक्टली पड़ती है। चलिए हम लोग वो याद कर लेते हैं दोस्तों। यहां पे तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ेगी कब? तो वो पड़ेगी सर यहां पे जून में। कब पड़ेगी सर? यहां पे जून में। ठीक है भाई, अब यहां कब पड़ेगी सर? तो यहां पे जो पड़ेगी वो पड़ेगी मार्च में, और यहां पे पड़ेगी यहां पे सितंबर में। ठीक है, और दिसंबर में पड़ेगी यहां पे। ठीक है भाई, चलिए तो जून, मार्च, सितंबर और दिसंबर, ये हम लोगों को यहां पे याद करके रखना है। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या दोस्तों? आप ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ, आगे बढ़ सकता हूं मैं यहां पे, यहां तक के याद कर लीजिएगा भाई। तो ये एक बात याद रखिएगा, इंडिया में ठंडी पड़ी होगी 22 दिसंबर को बहुत ज्यादा। ठीक है,
और यहां पे गर्मी होगी 21 जून को बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद सन का जो मूवमेंट है वो किस तरफ हो जाएगा भैया, इक्वेटर की तरफ हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो इसके बाद ये सितंबर में कहां पे आ जाएगा, तो सर ये इक्वेटर पे आ जाएगा। उसके बाद कहां पे आ जाएगा, दिसंबर में यहां पे आ जाएगा, और फिर मूवमेंट स्टार्ट होगा तो मार्च में यहां, फिर जून में यहां। इस तरीके से जो है सन की रेज जो है ये तीनों जो इमेजिनरी लाइंस है इन पे पड़ने वाली है, ठीक है भाई। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पे दोस्तों। चलिए अब हम लोगों ने देखा सर कि ये जो अर्थ है ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बना है, जिसमें जो सेंटर पार्ट है उसको हम लोगों ने कहा सर यहां पे कोर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा मेंटल, और उसके बाद हम लोगों ने कहा यहां पे सर क्रस्ट, ठीक है भाई। अब कोर, क्रस्ट, मेंटल तो सर आपने यहां पे बता दिया, बट प्रॉब्लम ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम क्या है सर यहां पे, प्रॉब्लम यह है कि सारे अर्थ का जो प्रेशर है वो कहां पड़ रहा है, तो दोस्तों यहां पे कोर पे पड़ रहा है हर तरीके से। अब कोर पे पड़ने के कारण जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो ये भी हिट करेगा किस पे, ये टेक्टोनिक प्लेट्स पे करेगा। किस पे करेगा दोस्तों, ये टेक्टोनिक प्लेट्स पे करेगा, ठीक है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स का कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, बट जब यहां पे कोर पे प्रेशर पड़ेगा तो ये यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बोलो हां या ना। क्या करेगा, ये यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स को पूरा का पूरा हिला देगा यहां पे, ठीक है। अब यहां पे कोर में सारी चीजें मोल्टन फॉर्म में हो जाती है, क्योंकि यहां टेम्परेचर जो है लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए सारी चीजें मोल्टन फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। अब यहां पे हमें पता है कि 71% जो है हमारे पास वाटर एरिया है, मतलब यहां पर टेक्टोनिक प्लेट जो है वो बहुत ज्यादा क्या नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगी। तो अब ये कोर जो है ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये जो कोर बाहर निकलने की कोशिश करता है इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे, इसको हम लोग वॉल्केनिक इरप्शन। अब वॉल्केनो निकलता है कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। चलिए अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, वॉल्केनो जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। जिस फॉर्म में निकलेगा इसको हम लोग बोलेंगे सर यहां पे मैग्मा, और बोलेंगे यहां पे लावा, ठीक है। ये मैग्मा और लावा जो है अंदर से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये जिस जगह से निकलेगा इसको कहा जाता है यहां पे वेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों यहां पे, वेंट। अब ये मोल्टन चीजें बाहर निकल गई, अब बाहर निकल जाएगी तो टेम्परेचर तो सर बाहर जो है वो बहुत कम है, टेम्परेचर लगभग मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक के। तो ये जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये कूल डाउन हो जाएगा, और ये कूल डाउन होने के बाद ही आगे चल के ये बनते हैं सर यहां पे रॉक्स। क्या बनते हैं दोस्तों यहां पे, रॉक्स। तो ये सारी कहानी जो है ये रॉक्स फॉर्मेशन की है। काय की कहानी है सर ये, तो रॉक्स फॉर्मेशन की है। चलिए अब हम लोग यहां पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है रॉक, कैसे बनता है, और कैसे कैसे रॉक का काम चलता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पे रॉक्स की। रॉक्स मेनली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो रॉक होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। इसका नाम है इग्नियस रॉक्स। नाम में ही समझ में आ रहा है इग्नियस, ठीक है ना। तो प्योर फॉर्म ऑफ रॉक जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग दोस्तों यहां पे इग्नियस रॉक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पे, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब मान लेते हैं इग्नियस, यहां पे मान लेते, ध्यान समझिएगा। अब ये मान लेते यहां से मैग्मा और यहां से लावा निकला और ये बाहर जाके कूल डाउन हो गया, बट यहां पे जो प्लेट्स है, ठीक है, यहां पे जो प्लेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां एक प्लेट मिलेगी जिसको बोलते हैं हम लोग यहां पे ग्रेनाइट। सबसे मजबूत पत्थर होता है, इसको काटने में बहुत ताकत लग जाती है। तो जहां से मैग्मा और लावा बाहर निकलता है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन होती है, वहां के साइड वाले जो एरियाज होते हैं वहां पे जो रॉक मिलेगा वो मिलेगा भैया यहां पे ग्रेनाइट, ठीक है। चलिए, बट ये कहां से हुआ सर, ये इरप्शन हुआ कहां से, तो इरप्शन होने का कारण था सर यहां पे वॉल्केनो। क्या था सर, वॉल्केनो। सर वॉल्केनो कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो वॉल्केनो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो वो जो हर 1 घंटे में बाहर आ जाए उसको बोलते हैं यहां पे एक्टिव वॉल्केनो। कहां देखने को मिलेगा सर, तो जापान के फुकुशिमा में देखने को मिलेगा भाई। कहां मिलेगा, फुकुशिमा में देखने को मिलेगा। क्या फुकुशिमा में देखने को मिलेगा, तो एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलेगा। दूसरे होते हैं यहां पे डोरमेंट वॉल्केनो।
ठीक है, जो लगभग 5 से 10 सालों के बीच में आने की पॉसिबिलिटी है कि 5 से 10 सालों में ये डॉर्मेंट जो है वॉल्केनो आ सकता है। तीसरा होता है सर यहां पे डेड वॉल्केनो, जो 10 या 20 साल बाद आए या तो ना भी आए, कोई भरोसा यहां पे नहीं है। तो इस तरीके से समझ में आया सर, वॉल्केनो जो है 3 टाइप के होते हैं, यहां पे एक्टिव वॉल्केनो, डेड वॉल्केनो और यहां पे डॉर्मेंट वॉल्केनो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। तो अब हम लोगों ने बात करी कि जो पहला टाइप का रॉक होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रॉक, और या तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स में क्या नहीं होगा, तो सर इग्नियस रॉक्स में ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चल के ये रॉक जो सॉइल बनाने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे ब्लैक सॉइल। ठीक है ना, ब्लैक सॉइल को यहां पे रेगर सॉइल भी कहा जाता है और यहां पे इसको कॉटन ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए नंबर 2 जो रॉक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे मेटामॉर्फिक। अब ध्यान से समझिएगा, विंड और वाटर के कारण जो इग्नियस रॉक्स चेंज हो जाती है उसको कहा जाता है यहां पे मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, और तीसरी जो रॉक्स होती है उसको हम लोग यहां पे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है भाई, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो टेम्परेचर चेंजेस के कारण और प्रेशर चेंजेस के कारण जो रॉक बनती है उसको कहा जाता है दोस्तों यहां पे, क्या कहा जाता है दोस्तों यहां पे? ये कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस तरीके से हमें जो रॉक्स है वो सारी समझ में आ गई। तो आप एक काम करिए भाई, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तो एग्जाम में जो है यहां पे दोस्तों काम आएगा आपको। तो कहानी जो है वो रॉक्स की तो समझ में आ गई कि रॉक्स कैसे बने। सर आपने पूरा बता दिया, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, वॉल्केनो कितने टाइप के होते हैं, और आपने सर ये भी बता दिया कि वॉल्केनो आता क्यों है, क्योंकि कोर पे एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वॉल्केनिक इरप्शन होता है और टेक्टोनिक प्लेट जो है वो यहां पे हिल जाती है। बट ध्यान से समझिएगा कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगी तो जाहिर सी बात है अर्थ पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा जिसको कहा जाता है अर्थक्वेक। ठीक है, अब अर्थक्वेक को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है यहां पे रिक्टर स्केल में 6 पॉइंट तक के। तो ये बहुत इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। मगर 6 से अगर 10 के बीच में आ गया तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है दोस्तों। तो अर्थक्वेक एक्चुअली में क्या है, तो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होने वाला वाइब्रेशन जो है, जो कि रिक्टर स्केल से क्या किया जाता है दोस्तों, यहां पे मेजर किया जाता है। ठीक है भाई, तो यहां तक के हमें कॉन्सेप्ट जो है सर समझ में आ गए कि रॉक आए कहां से। ठीक है, तो रॉक में ही जो कुछ काम के रॉक्स होते हैं जिसमें कुछ होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम लोग यहां क्या बोलते हैं दोस्तों, मिनरल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे हम लोग? मिनरल्स बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के हम लोग यहां पे। चलिए, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। मिनरल्स हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मिनरल जो है हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मिनरल्स के बिना हमारा कोई भी काम यहां पे नहीं चल सकता। बट मिनरल अपने आप में क्या है, एक रिसोर्स है जिसको हम लोग खुद नहीं बना सकते। यहां पे फ्रॉम द स्मॉलेस्ट आर्टिकल सच एज पिन टू द बिगेस्ट प्रोडक्ट सच एज द एरोप्लेन। अगर आपको पिन बनाना है तो भी आपको कोई मिनरल की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको एरोप्लेन बनाना है तो भी कोई मिनरल की जरूरत पड़ेगी। रेलवेज का जो भी सामान बनेगा वो भी कहीं ना कहीं मिनरल से बनेगा। मोस्ट मिनरल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। बट यहां पे बोल रहा है कि ये जो यहां पे मिनरल्स मिलते हैं वो सारे के सारे मिलते हैं यहां पे अर्थ क्रस्ट में। कहां मिलते हैं सर? यहां पे अर्थ क्रस्ट में। तो अर्थ क्रस्ट भी हमें पता चल चुका है सर कहां होगा। चलिए, तो अर्थ का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो चुका है दोस्तों। ये हो गया आपका कोर, ये हो गया आपका मेंटल,
और ये वाला एरिया बाहर वाला जो हो गया वो हो गया आपका क्रस्ट, है ना। चलिए ओके, तो ये बोल रहा है कि अर्थ क्रस्ट में मिलने वाली सारी चीजें जो आपके लाइफ के लिए जरूरी है, आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, वो सब चीजें जो है वो क्या कहलाती है दोस्तों यहां पे, तो वो कहलाती है दोस्तों यहां पे मिनरल्स। क्या कहलाती है दोस्तों यहां पे, मिनरल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकरेंस ऑफ मिनरल्स, ये मिनरल्स आए कहां से, कैसे आए, कब से आए, इसको समझते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग, ये बोलता है मिनरल जो है वो नेचुरली अकर होता है, हमारे बनाने से या मन करा के भैया 1 किलो मिनरल बना लो, तो ऐसा नहीं होता भाई, ये नेचर के थ्रू ही बनेगा। मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं किसी एक मिनरल को बनने में। यहां पे होमोजीनियस सब्सटेंसेस विद अ डेफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन, ये बोल रहा है कि ये होमोजीनियस सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है जिसमें कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होंगे। तो रॉक्स में कोई डेफिनेट कंपोजिशन अगर मिल गया तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पे, मिनरल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहां पे, मिनरल्स बोलेंगे। और हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि रॉक्स कितने टाइप के होते हैं। मिनरल्स अकर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, मिनरल जो है वो अलग अलग टाइप से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ध्यान से समझते हैं। इन मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स, तो अभी हम लोगों ने बात करी यहां पे कि ये जो बेसिक रॉक है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं सर यहां पे, इग्नियस। और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक। ठीक है भाई, चलिए। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रैक्स, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स, मगर ये जो क्रैक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स से मिलते हैं इन रॉक्स के, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग यहां पे मिनरल्स कहते हैं। जो इसमें स्मॉलर क्रैक्स होंगे उसको कहा जाएगा वेन्स, और जो बड़े होंगे उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, लोड्स। ठीक है, तो ये मिनरल्स मिलते कहां पे हैं सर, तो ये रॉक्स में मिलते हैं, ये क्रैक्स में, ये फॉल्ट्स में और जॉइंट्स में मिलते हैं। और अगर मान लेते हैं वो छोटा एरिया है, छोटा अगर उसमें फॉल्ट है तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे वेन्स, और अगर बड़ा है तो उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहां पे लोड्स। तो एग्जाम में ये याद रखना है कि वेन्स का मतलब हो गया छोटा और लोड्स का मतलब हो गया बड़ा, यहां तक एग्जाम में याद रहेगा। व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू क्रैक्स, अब यहां पे क्या बोल रहा है, लिक्विड प्रेशर डालेगा या तो गैसेस जो है इस पे कंटिन्यूअसली क्या डालेगी दोस्तों, प्रेशर डालेगी, इसीलिए मिनरल जो है वो बाहर निकलने की यहां पे कोशिश करेगा। ओके, आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू क्रैक्स एंड फिशर्स ऑफ द रॉक्स, तो यहां पे जो क्रैक्स और फिशर्स होते हैं रॉक्स में, उस पे जब प्रेशर पड़ता है वो लिक्विड फॉर्म का प्रेशर होगा या गैसियस फॉर्म का प्रेशर होगा, जिसके कारण इसका मूवमेंट जो है वो अपवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूवमेंट दोस्तों अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉपर, जिंक, टिन एंड लेड, मगर ये बाहर आके क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों को ये पता चल गया है सर कि अर्थ का जो कोर है वहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां हर चीज जो है किस फॉर्म में होती है, मोल्टन फॉर्म में। बट जैसे ही वो बाहर आती है तो ये सॉलिडिफाई हो जाती है, मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन और लेड का हम लोगों ने यहां पे एग्जांपल लिया। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया सर दो टाइप की रॉक्स, जो कि कौन कौन सी है भैया, बेसिक रॉक जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रॉक, या तो हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, या तो मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें 3 तरीके से चेंजेस होते हैं। पहला होता है क्रैक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। इसमें अगर छोटे छोटे अगर मान लेते हैं कुछ डिफरेंस आ जाते हैं तो उस जगह को कहा जाता है वेन्स, और मान लेते हैं बड़े अगर डिफरेंसेस आ जाते हैं, बड़े गैप्स आ जाते हैं तो उसको कहा जाता है यहां पे लोड्स। अब ये तो है कोर के पास, बट प्रेशर पड़ेगा इस पे किसका, लिक्विड का और गैसेस का, तो ये अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। जब ये बाहर आ जाएंगे तो ये बन जाएंगे सॉलिड फॉर्म में, और एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने समझा कि कौन कौन से मिनरल्स हमें मिलने वाले हैं। आगे बात करते हैं हम लोग यहां पे मिनरल्स अकर्स इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब यहां पे बोल रहा है कि तीसरी टाइप की जो रॉक्स होती है उसमें भी हमें क्या मिलते हैं दोस्तों, मिनरल्स मिलते हैं। कौन सी रॉक है ये सर, तो सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो रॉक्स कितने टाइप की हो गई सर, हमें याद हो चुका है, अब आप हमें याद मत करवाइए बार बार। पहली हो गई इग्नियस, दूसरी हो गई मेटामॉर्फिक और तीसरी हो गई सेडिमेंट्री। ठीक है भाई, चलिए। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। दे आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन एंड कंसंट्रेशन इन द हॉरिजॉन्टल लेयर। ठीक है, तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर में 2 चेंजेस आएंगे। क्या 2 चेंजेस आएंगे सर, तो ये होगा डिपोजिशन या तो होगा कॉन्सेंट्रेशन। क्या होगा दोस्तों यहां पे, डिपोजिशन या तो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, मगर ये डिपोजिशन और जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो या तो हीट में होगा या तो किस में होगा दोस्तों, ये प्रेशर में होगा। किस में होगा, हीट या प्रेशर में।
फॉर एग्जाम्पल कोल, जैसे हम लोग यहाँ पे कोल पे आते हैं तो दिमाग में आता है सर हमें कोल तो बताइए क्या होता है, कैसे बनता है, कहां से आया। चलिए तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ कोल की बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के कोल होते हैं। तो कोल जो है दोस्तों यहां पे 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा जो है वो है यहां पे पीट। ठीक है सर, तो कोल कितने टाइप के हो गए सर, यहां पे हमारे पास हो गए सर 4 टाइप के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसके सीक्वेंस में ही आपको याद करना है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, उससे कम अच्छा बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट और सबसे जो गड़बड़ वाला कोल है उसमें क्या हो जाएगा भैया, पीट हो जाएगा। मतलब इसको यूज करेंगे तो पोल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे यही बोल रहा है कि एक्सेस प्रेशर, एक्सेस हीट के कारण जो यहां पे डिपोजिशन हुआ है या यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ है वो यहां पे कोल के फॉर्म में देखने को मिलेगा या तो आयरन ओर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। चलिए आयरन ओर कितने टाइप के होते हैं तो ध्यान से समझिएगा भाई। आयरन ओर 2 टाइप के होते हैं, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। तो सर ये जो आप बार बार जो और बोल रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमेशा रॉ फॉर्म में हो, जिस पे आप प्रोसेस करके कोई ना कोई मिनरल से आप कोई ना कोई चीज बना सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे ओर। तो रॉ मटेरियल अगर हम लोग देखें मेटल्स का तो वो होते हैं दोस्तों यहां पे ओर। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं मिनरल सच एज द सोडियम सॉल्ट एंड जिप्सम आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन इन द ड्राई रीजन। अब यहां पे एक चीज और समझ में आई कि हीट और प्रेशर के कारण जो बना वो बना सर यहां पे कोल और आयरन ओर। ठीक है, बट यहां पे बोलता है कि इवापोरेशन के कारण जो बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, यहां पे जिप्सम और यहां पे बना भाई सोडियम सॉल्ट। जनरली ये चीजें जो है हम लोगों को पाउडर फॉर्म में भी देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the surface of the rock decomposes, weathered material are left behind, resulting in the formation of the minerals. ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है भाई कि जब सरफेस जो है रॉक्स का डिकम्पोज हो जाए, मतलब चीजें जहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए, वेदर्ड मटेरियल। अब यहां पे वेदर्ड मटेरियल 2 तरीके से हो सकती है सर। पहली जो है वो फिजिकल वेदरिंग हो सकती है या तो यहां पे केमिकल वेदरिंग हो सकती है। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग के कारण अगर कुछ रिजल्ट में बच जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल। जैसा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट सर यहां पे और है किसका, एल्यूमिनियम का। ठीक है भाई, तो ये याद रखेंगे हम लोग यहां पे। तो डिकम्पोज होने के कारण अगर कोई मिनरल बन रहा है, एक और बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे बॉक्साइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, यहां पे बॉक्साइट। तो यहां तक के कहानी समझ में आ गई सर कि सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक्स और यहां पे हम लोगों ने वेदर्ड सिस्टम के कारण बनने वाले कौन कौन से ओर है इसकी हम लोगों ने अभी चर्चा करी है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ। अब यहां समझ में तो आ गया सर कि मिनरल्स में जो ओर्स होते हैं वो हमारे बहुत काम के होते हैं। Some minerals occur as the alluvial deposit, और बहुत सारे मिनरल जो है वो एलुवियल डिपॉजिट में भी मिलते हैं। ठीक है सर, ये एलुवियल डिपॉजिट होता कहां से, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये माउंटेन से, ठीक है, माउंटेन से ये रिवर निकली, ठीक है, और माउंटेन्स कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होते हैं किसके दोस्तों, मिनरल्स के, क्योंकि ये अपलिफ्ट हो गए एक समय पे। तो एक समय पे जब अपलिफ्ट होंगे तो यहां पे बहुत सारे क्या होंगे, मिनरल्स। अब कंटिन्यूअसली जब वाटर फ्लो होगा तो इसमें से जो मिनरल्स है वो बहते हुए नीचे की तरफ आएंगे। तो जब बहते हुए नीचे की तरफ सॉइल आती है उसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो समझ में ये आया कि माउंटेन से आने वाली जो नीचे की तरफ सॉइल है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एलुवियल सॉइल, जो कि मिनरल रिच होती है और हाईली फर्टाइल भी होती है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कुछ मिनरल जो है वो एलुवियल डिपॉजिट की थ्रू आते हैं एट द बेस ऑफ द हिल्स और ऑन द वैली फ्लोर। ठीक है, अब ये कहां मिलेंगे भैया, हिल्स में मिलेंगे और या तो वैली फ्लोर में मिलेंगे। ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको ये माउंटेन का स्ट्रक्चर बताया। जैसे कि
गोल्ड, जैसे कि सिल्वर और जैसे कि प्लैटिनम, ये अपने आप में प्योर फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं दोस्तों? प्योर फॉर्म में मिलते हैं। तो गोल्ड का यूज तो हमारे यहाँ जनरली ज्वेलरी के लिए हो रहा है। सिल्वर को देखा जाए तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और इसका भी यूज जो है मेनली हम लोग देखें तो आजकल ज्वेलरी में बहुत हो रहा है, ठीक है। मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन द ओशियन, बहुत सारे मिनरल जो है वो ओशियंस में भी मिलते हैं हम लोगों को। कौन कौन से? जैसे मैग्नीशियम, जैसे ब्रोमाइन, जैसे कॉमन सॉल्ट। इंडिया इज रिच इन मिनरल्स, और कहा जाता है कि इंडिया जो है मिनरल्स में रिच है। मतलब कि इंडिया में हम लोग यहां नॉर्थ से साउथ चले जाए या हम लोग ईस्ट से वेस्ट चले जाए, मिनरल जो है वो हर जगह हमें यहां पे मिलेंगे इंडिया में। ओके, एंड वैरायटी ऑफ मिनरल आर फाउंड हियर, और बहुत सारी वैरायटी के अलग अलग हम लोगों को मिनरल्स यहां पे मिलने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स की, ठीक है भाई। तो यहां पे ये चीज जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी हम लोग इसको याद कर लेते हैं दोस्तों, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो मिनरल्स जो है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। सबसे पहला जो है मिनरल को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया सर, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक है, ठीक है। और तीसरा जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे एनर्जी मिनरल्स। ओके, तो ये हो गया मेटेलिक, ये हो गया नॉन मेटेलिक और ये हो गया एनर्जी मिनरल्स। अब मेटेलिक को भी हम लोग यहां पे फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो गया फेरस, दूसरा हो गया नॉन फेरस और तीसरा हो गया भाई प्रेशियस। यहां तक के याद हो गया? चलिए, अब फेरस वो जिसमें कहीं ना कहीं आयरन की क्वालिटी हो उसको कहा जाएगा यहां पे फेरस। क्या कहा जाएगा दोस्तों? फेरस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे बोलता है नॉन फेरस, कॉपर, लेड, टिन और बॉक्साइट, जिसमें भी आयरन की क्वालिटी ना हो, रस्टिंग भी ना हो, वो सारे के सारे कहलाते हैं दोस्तों यहां पे नॉन फेरस। प्रेशियस का मतलब वो सारे जो बहुत महंगे हैं और बहुत डेप्थ में मिलते हैं हमें, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे प्रेशियस मेटल्स। और वो कौन कौन सा है सर? गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ठीक है भाई। तो अब यहां समझ में आ गया सर, फेरस वो जिसमें आयरन की क्वालिटी हो, जिसमें आयरन की क्वालिटी ना हो उसको हम लोग बोलेंगे यहां नॉन फेरस, और जो बहुत महंगे हो, प्रेशियस हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग यहां पे प्रेशियस मेटल्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रेशियस मेटल्स। चले आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं यहां पे नॉन मेटेलिक, ठीक है। तो अभी हमें ये तो बता दीजिए सर कि मेटल और नॉन मेटल में कोई डिफरेंस होता है क्या? चलिए ध्यान से समझिएगा। तो मेटल वो जो चमकता हो, मेटल वो जो डक्टाइल हो, मेटल वो जो सोनोरस हो, ठीक है भाई, और डक्टाइल हो, सोनोरस हो, या तो यहां पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? लश्यर। लश्यर का मतलब चमकता हुआ होना चाहिए। डक्टाइल का मतलब हो गया कि थिन शीट्स में इसको क्या करा जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। सोनोरस मतलब इसको अगर हम लोग बजाएंगे तो क्या आएगा भैया? आवाज जो है वो यहां से वहां तक के जाएगी, ठीक है। अब नॉन मेटल कौन? जो हो गया नॉन लश्रस, ठीक है, नॉन डक्टाइल, और नेक्स्ट क्या हो गया भैया? नॉन सोनोरस। और ये क्या हो जाएगा भाई? तो ये मेलिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेलिएबल, मतलब वायर में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, बट ये हो जाएगा नॉन मेलिएबल, ठीक है। तो यहां मिनरल समझ रहे थे, मगर मेटल और नॉन मेटल आया तो वो भी हम लोगों को यहां पे समझना जरूरी था। तो यहां पे जो नॉन मेटेलिक है इसमें क्या नहीं होगा भाई? तो ये नॉन लस्ट्रस होगा, नॉन डक्टाइल होगा, नॉन सोनोरस होगा और नॉन मेलिएबल होगा। तो जैसे कि माइका की बात करें, सॉल्ट की बात करें, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। क्या है दोस्तों? ये नॉन मेटेलिक यहाँ पे मिनरल्स है। तो माइका का सबसे अच्छा यूज जो है वो आयरन जो हम लोग घरों में करते हैं ना, उसमें ये माइका ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और माइका हमारे यहाँ सबसे अच्छा जो अवेलेबल है वो राजस्थान के खेतरी नाम की जगह है, वहां का माइका जो है वो बहुत फेमस है दोस्तों। एग्जाम में ये याद रखिएगा। एनर्जी मिनरल्स में अगर हम लोग बात करें तो जिससे हमारी
पूरी लाइफलाइन चल रही है एनर्जी की, वो होते हैं भैया एनर्जी मिनरल। कैसे सर? तो गाड़ी उसी से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी उसी से चल रही है, तो जो भी सारी चीजें हमारी चल पा रही है वो सब एनर्जी मिनरल्स में आते हैं। किस में आते हैं? एनर्जी मिनरल। जैसे कि हम लोग इसमें कोल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, और यहां पे हम लोग यहां पे नेचुरल गैस की बात करें। ठीक है, जब हम लोग पेट्रोलियम पे आते हैं तो पेट्रोलियम पे हम लोग को यह बात याद रखनी होती है सर कि जो पेट्रोल है वो ओपेक कंट्रीज हमें देते हैं। ऑयल प्रमोटिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ये 13 कंट्रीज है वर्ल्ड में जो डिसाइड करती है कि हमें कितना रेट तय करना है। किसका भाई? तो सर यहां पे क्रूड ऑयल का। तो हमें जो मिलता है वो मिलता है दोस्तों यहां पे क्रूड ऑयल। ठीक है, और क्रूड ऑयल का रेट ये 13 कंट्री मिलकर सेट करती है। इसको कहा जाता है यहां पे कार्टेल सिस्टम। मतलब ये 13 कंट्री में पर बैरल क्या कॉस्ट होगा, ये 13 कंट्री मिलकर डिसाइड करेगी। 14 कंट्री यहां पे कोई भी नहीं आएगी। तो पूरे वर्ल्ड में ऑयल यहां पे भेजने वाली जो कंट्रीज है वो है ओपेक कंट्रीज। कौन सी है? और वो जो रेट सेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कार्टेल सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों? यहां पे कार्टेल सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे आ गया क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल पे होगा यहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा तो इसमें इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट निकलेंगे। ठीक है, अब इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कितने प्रोडक्ट निकलते हैं सर? तो यहां पे निकलते हैं सर 13 बाय प्रोडक्ट, जिसमें से एक पेट्रोल भी है, दूसरा डीजल भी है, पैराफिन वैक्स भी है। तो ये सारी चीजें जो है क्रूड ऑयल से यहां पे निकलती है दोस्तों। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहां दो तरीके के इंजन होते हैं, एक तो पेट्रोल इंजन होता है, दूसरा होता है डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन जो है वो स्पार्क प्लग सिस्टम पे काम करता है, और जो डीजल इंजन है वो यहां पे प्रेशर पंप पे काम करता है। इसलिए देखेंगे कि ठंडियों में जो डीजल इंजन की गाड़ियां उसको बहुत देर तक के चालू करके रखना पड़ता है, ताकि इसमें क्या हो, पूरी तरीके से ये जो फ्यूल है वो बर्न हो जाए, जिसके कारण पोल्यूशन जो है वो बहुत ही कम हो जाए। आप ध्यान से समझिएगा। अब ये प्रेशर पंप पे काम करेगा तो इसमें वाइब्रेशन भी ज्यादा होगा, किसमें? डीजल इंजन की गाड़ियों में। और पेट्रोल इंजन की गाड़ियों में ये नहीं होगा। बट अब ध्यान से समझिएगा। तो अब यहां पे डीजल इंजन में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अनबर्न्ड फ्यूल बहुत सारा हो जाता है। ठीक है, अनबर्न्ड फ्यूल को हम लोग बोलते हैं यहां पे सीओ। सीओ का मतलब होता है यहां पे सर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम लोगों ने इनहेल कर लिया तो हम लोगों को क्या होगा भाई? तो अनईजीनेस लगने लगेगी, लोग बेहोश हो जाएंगे या वॉमिटिंग होने लगेगी। इसका मतलब ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही हमारे ऑक्सीजन में मिलता है हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो यहां पे स्लो हो जाती है। इसीलिए जब भी आप बस स्टॉप पे खड़े होंगे या बहुत सारे ट्रक्स के पास में खड़े होंगे तो आपको अनईजीनेस लगने लगेगा, और या तो बेहोश हो जाएंगे या तो वॉमिटिंग आ जाएगी। तो ये सारे सेंसेशंस क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे अनबर्न्ड फ्यूल के फॉर्म में क्या मिल रहा है सर? यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। तो यहां हम लोगों ने सारी चीजों को समझा भाई कि जो मिनरल्स है वो किस तरीके से यहां पे काम करते हैं और कहां कहां से ये मिनरल्स हमारे पास आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। टाइप्स ऑफ मिनरल्स हम लोगों को क्लियर हो गया सर। फेरस जिसमें आयरन रिच क्वालिटी हो, नॉन फेरस जिसमें आयरन रिच क्वालिटी ना हो, मेटेलिक जिसमें मेटल की क्वालिटी हो, नॉन मेटेलिक जिसमें मेटल की क्वालिटी ना हो। ये सब क्या हो गया भाई? नॉन मेटेलिक हो गया। फेरस मिनरल्स कंटेन आयरन एंड हैव अ टेंडेंसी टू कोरोड। अब यहां पे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि फेरस मिनरल जो है ये मेनली कोरोड हो जाते हैं, मतलब इसमें कोरोजन हो जाता है भाई। कोरोजन होने के बाद क्या होगा भाई? तो कोरोजन होने के कारण कुछ सालों बाद ये जो आयरन है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोरोजन प्रोसेस है वो उसमें होगा जो कि फेरस मिनरल्स होंगे। कौन से मिनरल्स होंगे दोस्तों? फेरस मिनरल्स होंगे। नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन, और नॉन फेरस मिनरल्स जो होते
होते हैं उसमें किसी भी तरीके का आयरन का कंटेंट नहीं होता, आर नॉट मैग्नेटिक, और उसमें मैग्नेटिज्म भी नहीं होता, मतलब उसको अगर आप मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, एंड आर रेजिस्टेंट टू द कोरोजन, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोरोजन नहीं होता। तो इसको ओपन एयर में, ओपन वाटर एरिया में सब जगह लगा सकते हो, बट आयरन रिच जो भी हमारे पास मिनरल्स होंगे उसको ओपन एरिया में नहीं लगा सकते। और ये जो कोरोजन है मेनली कब होगा सर, तो मॉनसून के टाइम में, मतलब बरसात के समय जब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, तब जाके इसमें कोरोजन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है भाई, तो हम लोग को समझ में आ गया सर कि फेरस, नॉन फेरस, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक में अंतर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जनरली कि डिफरेंस बिटवीन बताइए मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है। चलिए एक एक को समझते हैं भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो बताना बड़ा ही आसान हो जाएगा। चलिए समझते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग बात करें मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। तो यहां पे बोल रहा है मेटेलिक मिनरल जो है जनरली रॉ फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है भैया, रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मेटेलिक मिनरल्स के लिए जो रॉ फॉर्म होता है, मैं यहां पे इसको ओर्स बोल दूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक में क्या नहीं होगा भैया, मेटल्स नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। These metals are associated with the igneous rocks। जनरली मेटेलिक मिनरल जो है वो किससे एसोसिएटेड होंगे सर, तो igneous rocks से। These metals are associated with the sedimentary rocks। किससे रिलेटेड होंगे, सेडिमेंट्री रॉक से। तो ये बात समझ में आ गई सर यहाँ पे कि मेटेलिक मिनरल जो है वो या तो igneous रॉक से रिलेटेड होंगे या मेटामॉर्फिक रॉक से रिलेटेड होंगे, और नॉन मेटेलिक मिनरल जो है वो किससे होंगे सर, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। दे आर यूजुअली हार्ड एंड हैव शाइन ऑन देयर ओन। अब ये क्योंकि मेटल है तो मेटल की मैंने आपको अभी यहाँ पे 4 क्वालिटी बताई थी। क्या बताई थी सर, तो सोनोरस होगा, डक्टाइल होगा, और क्या होगा दोस्तों जल्दी से बताओ, तो सोनोरस होगा सर, डक्टाइल होगा, ये मेलिएबल होगा, और ये लस्ट्रस होगा। और यहां पे ये जो है ये लस्ट्रस नहीं होगा। क्या होगा, लस्ट्रस नहीं होगा। ठीक है, मेलिएबल नहीं होगा, डक्टाइल नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, बॉक्साइट और टिन जो है वो हम लोग यहाँ पे मेटेलिक मिनरल में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं भाई, मेटेलिक मिनरल में ले लेते हैं। बट सॉल्ट, कोल, माइका और क्ले जो है वो किस में ले लेते हैं सर, यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल में ले लेते हैं। माइका थोड़ा बहुत शाइन करता है मगर बहुत ज्यादा ये शाइन नहीं करता। ठीक है भाई, तो डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल जो है हम लोग को यहाँ पे भी समझ में आ गया है कि डिफरेंस क्या होता है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स में मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ मेटल्स। तो मेटेलिक मिनरल जो होते हैं उसमें मेनली जो कंपोजिशन होता है वो होता है मेटल्स का इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। बट यहां पे मेटेलिक मिनरल में जो मेटल्स होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है एंड पजेस अ वेरी क्रिस्टलाइन एटॉमिक अरेंजमेंट। ठीक है, और इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो क्रिस्टल फॉर्म में होगा, मतलब छोटे 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 टुकड़ों के फॉर्म में होगा। मेटेलिक मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ फेरस मिनरल्स। मेटेलिक में क्या होता है, मेनली फेरस होते हैं, जब मतलब यहां पे आयरन के जो कंपोनेंट है इसमें ज्यादा होंगे, एंड नॉन फेरस मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल दोनों टाइप से हम लोग देख लेते हैं। मिनरल्स में हम लोग बात करते हैं फेरस मिनरल्स भी होते हैं मेटेलिक में, और नॉन फेरस मिनरल्स भी होते हैं। फेरस मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें तो मेटेलिक मिनरल्स कंटेनिंग आयरन आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स। तो जिसमें भी यहां पे क्या मिलेगा भैया, आयरन मिलेगा मिनरल्स में, उसको बोलेंगे हम लोग यहां पे फेरस मिनरल्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, फेरस मिनरल। एंड दे आर जनरली हार्ड एंड स्टर्डी। और ये क्या होता है, टफ होते हैं, रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं। कौन से मिनरल्स सर, तो ये फेरस मिनरल्स। दे आर मेनली फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट इन द Hg। अगर हम लोग बात करें मरकुरी की तो एक्सेप्शन निकल के आ गया कि जो यहां पे मरकुरी है ये सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा, बाकी सारे फेरस मिनरल्स जो है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे या तो हार्ड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, अब सर ये मरकुरी कहां पे यूज होता था, मरकुरी आपके जो पुराने थर्मामीटर होते थे उसमें यूज किया जाता था। याद रहेगा कि आपको वो टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज किया जाता था। मरकुरी एक तरीके का ऐसा मिनरल है जो कि हमें किस फॉर्म में मिलता है भैया, सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलता है। हम लोग लिक्विड भी नहीं बोल सकते, हम लोग उसको बोल सकते हैं सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड, हम लोग इसको बोल सकते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें तो दीज मिनरल्स विच इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड प्ले अ वाइटल रोल इन अ नंबर ऑफ मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। जिसमें भी मेटल में
जिसमें भी मेटल में आयरन के गुण ना मिले उसको बोलेंगे नॉन फेरस मिनरल्स। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? नॉन फेरस मिनरल्स। जैसे हम लोगों ने देखा गोल्ड, हम लोगों ने देखा जिंक, हम लोगों ने देखा बॉक्साइट, हम लोगों ने देखा लेड, ये सब में क्या नहीं होगा? आयरन की क्वालिटी नहीं होगी। लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड द बॉक्साइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया कॉपर और बॉक्साइट की भी, ठीक है। तो कॉपर और बॉक्साइट जो है इसमें बिल्कुल भी आयरन नहीं मिलने वाला है, तो इसमें कोरोजन भी नहीं होगा, यह बात याद रखनी है। अब बॉक्साइट से बनेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में भी कोरोजन नहीं होता। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की हम लोग बात करते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट फ्रॉम विच नो न्यू प्रोडक्ट कैन बी जनरेटेड। अब यहां पे बोल रहा है नॉन मेटेलिक मिनरल वो मेटेलिक मिनरल हुए जिसमें कि नया प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनाया जाता डायरेक्टली। If they are melted, non-metallic minerals are for example sand, gravel, limestone, clay और marble। तो इसको ब्रेक करके कोई नया मटेरियल नहीं बनाया जा सकता और इसमें मेटल की किसी भी तरीके की कोई भी क्वालिटी यहां पे नहीं मिलने वाली दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कुछ अलग अलग जगह जो है अलग अलग हमें जो है ओर्स मिलते हैं, कहीं कहीं उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आती है, कहीं कहीं उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है और इसका जो अकरेंस है वो किस किस जगह पे हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। तो नेम ऑफ द मिनरल्स में सबसे पहला मिनरल आ रहा भैया आयरन ओर। जैसा मैंने कहा आपसे कि आयरन ओर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट वन इज द मैग्नेटाइट एंड सेकंड वन इज द हेमेटाइट। प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या खासियत है इसकी? तो फेरस है और यह हैवी मेटल है, ठीक है। तो जिस भी कंट्री के पास आयरन और रिच रहेगा ऑटोमेटिकली उसकी जो बैकबोन है वो बहुत ज्यादा यहां पे स्ट्रांग होगी, ठीक है भाई, क्लियर है। तो जिस भी कंट्री का आयरन और अच्छा खासा रिसोर्स में फुलफिलमेंट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करें तो मैग्नेटाइट इज ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी। अब यहां पे जो ओर है मैग्नेटाइट ये सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, मगर मैग्नेटाइट का यूज मैक्सिमम कहां करा जा रहा है? तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में किया जा रहा है। हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर, और हेमेटाइट को भी इंडस्ट्रियल आयरन ओर की तरह यूज किया जा रहा है, मतलब उससे और भी अलग अलग टाइप से मेटल जो है वो यहां पे बनाए जा रहे हैं। तो यहां भाई आयरन ओर के बारे में तो बहुत सारी खासियत पता चल गई, बट सर ये बताइए कि ये जो अकरेंस है ये हम लोगों को कैसे याद रहेगा, कैसे याद करेंगे हम लोग? तो चलिए एक एक चीज को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं भाई, और ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए समझने की कोशिश करते हैं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूं यहां पे साउथ इंडिया के साथ में, ठीक है। चलिए क्यों? क्योंकि यहां पे नाम ही जो दिख रहा है वो दिख रहा है हमें यहां पे ये उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा हो गया भाई। ये इसके जस्ट ऊपर अपन देखें तो ये झारखंड दिख गया हमें, ठीक है। अब ये यहां पे देखें तो ये वाला जो एरिया है वो हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है भाई। चलिए ये छत्तीसगढ़ हो गया। महाराष्ट्र की बात करें तो ये वाला एरिया जो है ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है। और इसकी बात करें हम लोग तो सर यहां पे दिख रहा है ये कर्नाटका, कर्नाटका सर आपका ये यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो आयरन ओर है ये मेनली कहां मिल रहे हैं? तो ये सदर्न इंडिया के आसपास में मिल रहे हैं, और ये मेनली कहां मिल रहे हैं ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो ये मेनली कोस्टल एरियाज के पास में मिल रहा है। और मैंने अभी आपको एक टर्म बताया था भाई कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो रॉक्स बनते हैं वो इग्नियस रॉक्स होते हैं। तो ये यहां पे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया कि वो सारी जगह पे आयरन ओर मिलेगा जो कि लगभग कोस्टल एरियाज के क्या है दोस्तों? पास में है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों को ओडिशा बेल्ट भी क्लियर हो गई, झारखंड बेल्ट भी क्लियर हो गई दोस्तों यहां पे। इसके बाद हम लोगों को यहां पे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उसके बाद यहां पे हमारी कर्नाटका बेल्ट भी जो है वो क्लियर हो जाती है दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए तो आयरन ओर की कहानी जो है समझ में आ गई। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दो तरीके के क्या होंगे दोस्तों इसमें और होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैग्नीज पे। मैग्नीज जो है वो अपने आप में एक फेरस मिनरल है। फेरस का मतलब इसमें कहीं ना कहीं आयरन की क्वालिटी होगी। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो मैग्नीज कहां यूज होता है सर? तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। फेरो मैग्नीज एलॉय, ठीक है, मतलब कि इसको एज अ एलॉय जो है वो यहां पे यूज किया जाता है किसमें? आयरन में। आयरन का कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें मैग्नीज यूज होगा। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और किसमें यूज होता है दोस्तों? तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है और इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने में ये यूज होता है। तो इसके कमर्शियल यूज भी है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर में यूज हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में यूज हो रहा है और पेंट बनाने में ये यूज हो रहा है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैग्नीज और इन इंडिया, ठीक है। तो मैग्नीज कहां मिलेगा सर? तो फिर अपन लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी एक मैप बना लेते हैं। तो मैप बनाने से आसानी हो जाती है सर। ये मैप बन गया तो उड़ीसा कहां आ गया सर? ये यहां पे आ गया उड़ीसा।
ठीक है भाई, तो ये उड़ीसा यहां पे आ गया, इसीलिए हमें समझ में आ गया कि मैंगनीज जो है वो कहां मिलने वाला है सर, उड़ीसा में मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको मैप के थ्रू भी समझेंगे, बट हम लोग इमेजिन तो कर ले कहां कहां ये चीजें मिलने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा था कि जो आयरन ओर है, तो सर ये आयरन ओर जो है वो कहां कहां मिल रहा था मेनली, तो सर ये महाराष्ट्र में मिल रहा था, कर्नाटका में मिल रहा था, इधर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा था, ये इधर बात करें झारखंड में मिल रहा था, और कहां मिला था सर, ये तो उड़ीसा में मिला था यहां पे। ठीक है भाई, चलिए ऐसे ही मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज मेनली कहां मिल रहा है सर, तो मेनली मिल रहा है उड़ीसा में, और उड़ीसा भी देखा जाए तो ये देखिए कहीं ना कहीं वोल्केनिक इरप्शन के पास में पड़ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कॉपर की, तो कॉपर जो है अपने आप में नॉन फेरस है, मतलब इसमें आयरन की क्वालिटी नहीं होगी, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में आज ज्यादा से ज्यादा जो है वो यूज किया जा रहा है दोस्तों कॉपर का। क्या यूज किया जा रहा है, कॉपर का। ठीक है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी मोटर्स होती है उनकी जो बाइंडिंग होती है वो कॉपर वायर्स के ही थ्रू होती है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसीलिए। ठीक है, दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉन फेरस है, मतलब इसमें आयरन की क्वालिटी नहीं है, मतलब कि इसमें कोरोजन नहीं होगा। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, कहां यूज हो रहा है ज्यादा से ज्यादा भैया, इलेक्ट्रिकल केबल्स में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है। तो यहां तीन चीज समझ में आ गई सर, इलेक्ट्रिकल केबल में यूज होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होगा ज्यादा से ज्यादा, और ये केमिकल इंडस्ट्रीज में यहां पे यूज होगा। अब ये कहां मिलेगा सर, तो बालाघाट माइंस में मिलेगा, मध्य प्रदेश। अब ये हो गया यहां पे हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है भाई, तो कॉपर जो है वो कहां मिल रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। अब हो रहा है खेतरी माइंस इन राजस्थान। ठीक है भाई, खेतरी राजस्थान, तो ये इस तरफ पड़ेगा, ये हो गया राजस्थान। ठीक है, तो कहां मिल रहा है सर, ये राजस्थान में भी मिल रहा है। ठीक है, और कहां मिल रहा है सर, तो झारखंड में मिल रहा है, ये हो गया सर यहां पे हमारा झारखंड। तो कॉपर जो है वो तीन जगह मेनली मिल रहा है, पहला हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया राजस्थान, और तीसरा जो हो गया वो हो गया यहां पे झारखंड। ठीक है ना भाई, तो झारखंड में हम लोगों को आयरन ओर भी मिल रहा है। ठीक है भाई, दूसरा, ठीक है, आयरन ओर तो मिल ही रहा है, साथ में हमें क्या मिल रहा है, कॉपर भी मिल रहा है। तो झारखंड में आयरन ओर भी मिल रहा है और कॉपर भी मिल रहा है। ठीक है भाई, अब यहां पे देखिए और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है सर यहां पे। चलिए ये चीज भी याद हो गई सर हम लोग को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बॉक्साइट की बात करते हैं, तो बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, और ये क्या है भाई, नॉन फेरस है, मतलब इसमें आयरन की क्वालिटी नहीं है, मतलब कि इसमें कोरोजन नहीं होगा। इसीलिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है किसको भैया, तो एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज को। आप लोगों को पता होना चाहिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, तो एरोप्लेन की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किससे होती है, मेनली एल्यूमिनियम से होती है। किससे, एल्यूमिनियम। एक तो वो हल्का होता है, दूसरा ये कोरोज्ड नहीं होता। ठीक है, चलिए नॉन फेरस मिनरल से ये एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट, तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का क्या है दोस्तों, यहां पे ओर है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट इज यूज्ड लार्जली इन द एविएशन इंडस्ट्री, मेनली कहां यूज होती है दोस्तों, ये एविएशन इंडस्ट्री में। ठीक है, एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और हमारे जितने भी ऑटो पार्ट्स है उसमें जो अब हल्के पार्ट्स बनने लग गए वो किससे बनते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम से बनते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, तो उड़ीसा जो है ये इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो अभी हम लोगों को ये समझ में आ रहा है सर कि उड़ीसा जो है वो यहां पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया उड़ीसा। एक तो मैंगनीज का भी हो गया, दूसरा ये बॉक्साइट का भी हो गया। ठीक है भाई, और उड़ीसा लोकेटेड कहां है ये हम लोगों को पता चल चुका है सर, यहां पे उड़ीसा लोकेटेड है। ठीक है, पंचपटमली डिपॉजिट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट। तो ये आपको कहां मिलेगा दोस्तों, तो ये उड़ीसा में सबसे ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा सर, तो ये बॉक्साइट जो है सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है दोस्तों, तो ये मेनली जो है वो एविएशन इंडस्ट्री में या तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम लोग बात करते हैं माइका की, तो माइका जो है वो नॉन मेटेलिक है। नॉन मेटेलिक मतलब ना ये सोनोरस होगा, ना ये डक्टाइल होगा, ना ये लश्चरस होगा, ना ये मेलिएबल होगा। ओके, तो माइका जो है नॉन मेटेलिक मिनरल है, रेजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज। ठीक है, मतलब बहुत हाई कैपेसिटी को भी क्या कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये दोनों जगह यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी यूज होता है। जितनी भी गर्म करने वाली चीजें आपको लग रही है यहां पे, वो पानी गर्म करने की प्लेट हो, या वो पानी गर्म करने की रॉड हो, या तो वो यहां पे माइक्रोवेव हो, या यहां पे वो आयरन हो, इन सब में माइका का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है।
कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ द झारखंड। तो ये कहां सबसे ज्यादा मिलेगा भैया? झारखंड में मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज ये समझ में आ रही है सर कि ये वाला जो बेल्ट है, ये जो झारखंड वाला बेल्ट है और ये जो उड़ीसा वाला बेल्ट है, ये मैक्सिमम मिनरल्स की जगह है। ओके, नदन छोटा नागपुर प्लेट्यू एरियाज अराउंड द अजमेर नेल्लोर ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, अजमेर बोले तो ये यहां पे ये राजस्थान वाला एरिया आ जाएगा सर, तो ये राजस्थान में अजमेर। ठीक है, ओके, और यहां पे बोल रहा है कि ये आंध्र प्रदेश है ना, ये हो गया आंध्र प्रदेश आपका। ठीक है, ये तो इधर आ जाएगा आपका तमिलनाडु, इधर आ जाएगा आपका केरला, इधर आ जाएगा आपका कर्नाटका, है ना भाई। चलिए, और इधर क्या आ जाएगा भाई? इधर आपका तेलंगाना। ठीक है ना भाई। चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो ये जो नेल्लोर एरिया है कहां पे? आंध्र प्रदेश में। ये यहां पे क्या मिलेगा? माइका मिलेगा। और कहां मिलेगा सर? उड़ीसा में मिलेगा। और कहां मिलेगा सर? ये तो झारखंड में भी यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो झारखंड, ठीक है, और अजमेर, और जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, मतलब राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तो 3 जगह मिलेगा भैया, झारखंड में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है भाई, उड़ीसा में बहुत सारे मिनरल्स जो है हम लोगों को यहां पे देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इसी के साथ। अब बात करते हैं हम लोग एनर्जी जो रिसोर्सेस है उसमें 2 टाइप होते हैं, कन्वेंशनल और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है ना भाई। तो कन्वेंशनल वो जो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होगा, वो होगा यहाँ पे कन्वेंशनल। जैसे समझते हैं हम लोग इसको, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। बट प्रॉब्लम यह है कि नेचुरली तो ये अकर हो रहा है, बट इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो लिमिटेड होने के कारण हम लोग क्या इसको नॉन रिन्यूएबल बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर। तो डिफरेंस क्या होता है सर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल वो जो कितना भी इस्तेमाल कर लो वापस 100% हमें मिल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे रिन्यूएबल। बट अगर वो सारी चीजें हम लोग यूज तो करें बट हमें कम समय में ना मिल पाए, मिलियन ईयर्स एगो ये चीजों का फॉर्मेशन होगा और बिलियन ईयर्स एगो बाद हमें मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग यहां पे इसको? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है वो अपने आप में एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। एज वंस दे आर डिप्लीटेड, अगर वो एक बार खत्म हो जाती है तो दे कैन नॉट बी जनरेटेड एट द स्पीड विच कैन सस्टेन इट्स कंजप्शन। अब यहां पे बोल रहा है जिस तरीके से आपने उसका कंजप्शन करके उसको खत्म किया है, उस स्पीड से वो वापस दोबारा हमें यहां पे नहीं मिलने वाली है। मेजर कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो हमारे पास रहेगी और खत्म हो जाएगी और दोबारा हमें नहीं मिल पाएगी, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आ रहा है कोल का। ठीक है भाई। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस energy are the natural energy resources which are present in a limited quantity and are being used for long time। लंबे समय तक क्या आप अगर इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, तो वो आपको सेफ और सिक्योरली यूज करना पड़ेगा, तभी जाके वो बच पाएगा। अगर आप अनवांटेडली यूज करेंगे उसका, अनवांटेडली डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल गलत तरीके से अगर करा आप लोगों ने, तो यहां पे वो चीजें खत्म हो जाएगी और दोबारा आपको समय पे नहीं मिलने वाली। They are called non-renewable sources and once they are depleted, they cannot be generated at the speed which can sustain its consumption। तो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा हमें as it is वो नहीं मिलने वाली। ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए। तो ये सीधी सीधी कहानी कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की हो गई, और आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, तो उसको सीधे बोलना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कोल की जब हम लोग बात करते हैं तो कोल इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। भैया अब कोल से क्या करते हैं मेनली? तो कोल से मेनली हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो प्लांट होते हैं उनको यहां कहा जाता है दोस्तों एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, और कोल की जो लाइंस होती है उनको बोला जाता है वेस्टर्न कोल लाइंस। ठीक है, तो यहां पे बोला गया कि कोल जो है एक कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, यूज तो हम लोग करेंगे बट ये यूज करने के बाद दोबारा बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो दोस्तों यहां पे कम होती है। अब ये जो कोल है कितने टाइप के थे सर? तो ये था एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी एंथ्रासाइट थी, सबसे खराब क्वालिटी पीट की। ठीक है, प्लांट मटेरियल ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो यहां जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज डाई हुई होगी, खत्म हुई होगी, उस पर प्रेशर पड़ने के कारण ये जो प्लांट मटेरियल है ये कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें? तो कोल में कन्वर्ट हो गया होगा। और ये जो
कोल है आज हमारे लिए एक अच्छा फ्यूल जो है बना हुआ है और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो प्रोवाइड करता है। एंथ्रेसाइट इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। अभी मैंने कहा था कि कोल जो है वो चार टाइप के होंगे, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो यहां एंथ्रेसाइट जो है सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है। बिटुमिनस कोल इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस और बिटुमिनस का यूज कहां किया जाता है? कमर्शियल पर्पसेस के लिए किया जाता है। हाई क्वालिटी बिटुमिनस कोल इज यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेसेस। अब मैंने आपको बताया था कि ब्लास्ट फर्नेसेस कहां यूज होते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेसेस सर आयरन ओर से जब आयरन बनते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, तो ये ब्लास्ट फर्नेसेस में मेनली बिटुमिनस का यूज होता है फॉर स्मेल्टिंग आयरन। लिग्नाइट इज एन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल विच हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट। और लिग्नाइट में क्या होता है? हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसीलिए इसको यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने की पॉसिबिलिटी है। अगर इंडिया में हम लोग बात करें तो इंडिया में कोल अकर्स इन द दामोदर वैली इन द वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, झारिया, रानीगंज एंड बोकारो, गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैली also contain coal deposit because coal loses weights। अब धीरे धीरे करके कोल जो है वो अपना वेट जो है वो लूज करते चला जाता है। हेवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड क्लोज टू कोल फील्ड, ठीक है, तो उसको पास में रखने से फायदा ये होता है कि उसका वेट जो है यहां पे कम नहीं होता। अगर हम लोग इसको मैप में समझने की कोशिश करें कि भैया कहां कहां इसका एनर्जी रिसोर्स मिलेगा, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है भाई। उसके बाद बोलता है ये इधर हो गया हमारा झारखंड, ठीक है भाई दोस्तों। चलिए आगे क्या बोलता है भैया? झारिया, रानीगंज और बोकारो, मतलब ये छत्तीसगढ़ के आसपास वाले एरिया, ठीक है। तो इसी एरिया में मेनली क्या मिलने वाला? हमें कोल मिलने वाला। मतलब इंडिया को अगर हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो एरिया आएगा ये इस तरफ आएगा, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहां पे समझ में आया कि कोल फील्ड जो है वो मेनली जहां पे भी कोल के डिपॉजिट है वहीं पे इसको एस्टैब्लिश करना है। क्यों करना है सर? क्योंकि इसका वेट जो है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। आगे हम लोग बात करते हैं यहां पे पेट्रोलियम की। इट इज अनदर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, बट हमें पेट्रोलियम डायरेक्ट नहीं मिलता है, हमें मिलता है क्रूड ऑयल। उस पर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उसके बाद हमें पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं। इट इज यूज फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग, lubricant for machinery and raw material for many manufacturing industry, ठीक है। पेट्रोलियम इज फाउंड इन द फॉल्ट ट्रैप बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स, ठीक है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहां मिल पाएगा भैया? तो पोरस और नॉन पोरस वाले एरिया में मिल जाएगा। गैस अकर्स अबाउट द ऑयल। अब यहां पे बोल रहा है कि गैस अकर होती है ऑयल के पहले, उसी को हम लोग क्या करते हैं भैया? एज अ सीएनजी, एज अ एलपीजी, ये सारी गैसेस जो है हम लोग यूज कर रहे हैं। मुंबई हाई, गुजरात, आसाम आर द इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन। तो यहां पे ये बोल रहा है कि गुजरात में मिलेगा। अब यहां पे गुजरात जो है वो ये वाला ऊपर वाला एरिया गुजरात हो गया भैया, ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है, ये गुजरात, और ये इसके नीचे हो गया यहां पे दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई है मतलब महाराष्ट्र और आसाम, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में जब हम लोग यहां पे एंट्री करते हैं, ये यहां पे जो एंट्री करते हैं ये हो गया यहां पे आसाम, ठीक है। ये एरिया है जहां पे हम लोग को पेट्रोलियम या पेट्रोलियम से रिलेटेड जो है वो कंटेंट मिलने वाला है। अंकलेश्वर इन गुजरात एंड डिगबोई एंड नाहरकाटिया आर द इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द आसाम, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स है। ये अंकलेश्वर जो है गुजरात में हो गई, डिगबोई और नाहरकाटिया जो हो गई वो कहां की हो गई? आसाम की ऑयल फील्ड्स हो गई दोस्तों यहां पे। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, पेट्रोलियम के बाद आगे बढ़ेंगे भाई, नेचुरल गैस की बात करते हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने कहा यहां पे कि नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर मिलेगी, मतलब लिक्विड के ऊपर मिलेगी, तो इसको ही हम लोग यहां पे सीएनजी, एलपीजी बोल सकते हैं। ये बोलता है नेचुरल गैस क्या? इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स। क्यों? क्योंकि ये नेचर से मिली और नेचर इसको 100% क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। इट एमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड इन लो क्वांटिटीज, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो एमिट करेगी मगर इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ही दोस्तों यहां पे कम होगी। इट में अकर विद और विदाउट पेट्रोलियम, अगर चाहे तो इसको पेट्रोल के साथ भी यूज कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो बिना पेट्रोल के भी इसको इंडिविजुअल भी यूज किया जा सकता है। इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी इसको यूज किया जाता है। द कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे केजी बेसिन, हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, और यहाँ पे केजी बेसिन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा सोर्स है किसका? तो ये नेचुरल गैस का। मुंबई हाई, गल्फ ऑफ खंबात एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आल्सो हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो अब इसका एस्टीमेट लगा लेते हैं दोस्तों हम लोगों को कहां कहां ये मिलने वाली है, ठीक है। ये हो गया आपका लक्षद्वीप और ये हो गया आपका अंडमान एंड
निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलने वाली है भैया हमें नेचुरल गैस। और कहां मिलने वाली है सर? गल्फ ऑफ खम्बात, ये गल्फ ऑफ खम्बात वाला एरिया है, ठीक है, यहां मिलने वाली है, मतलब गुजरात, ठीक है। और कहां मिलेगी सर? तो मुंबई हाई, मुंबई हाई मतलब ये हो गए मुंबई आपका महाराष्ट्र, ठीक है भाई। आगे क्या बोलता है भाई? मुंबई हाई में मिलेगा। तो ये सारी जगह है जहां पे हम लोगों को क्या मिलने वाले हैं? लार्ज रिजर्व्स मिलने वाले हैं। किसके? तो वो मिलने वाले हैं सर नेचुरल गैस के, ठीक है ना भाई। तो ये कहां कहां काम आता है? तो पेट्रोलियम के साथ में भी काम आता है और ये इंडिविजुअल भी यहां पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज नोन एज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर कोल का इस्तेमाल करो, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करो या नेचुरल गैस का इस्तेमाल करो और इलेक्ट्रिसिटी यहां पे जनरेट कर लो, उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने प्लांट बताया आपको, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग फास्ट फ्लोइंग वाटर इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बट यहां पे अगर हम लोग डैम बना के पानी को बहुत तेजी से नीचे फोर्सफुली मान लेते हैं कि ये डैम है, डैम से अगर हम लोगों ने यहां पे पानी फ्लो करवाया ये नीचे, ठीक है, और यहां पे एक बना दी हम लोगों ने यहां पे इस तरीके से टरबाइन, ठीक है, ये टरबाइन चलेगी और टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको, क्योंकि ये पानी से हो रही है, इसको कहा जाएगा इसीलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इसके लिए जो प्लांट बनाए जाएंगे उनको कहा जाएगा एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। और कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी उसके लिए बनाए जाएंगे प्लांट, उसको कहा जाएगा एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करते हैं, जो सदा से चलती आई और सदा चलती रहेगी, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कहने का मतलब यहां पे ये है कि वो सारे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को ही हम लोग यहां बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। क्या होती है सर? हम लोग समझते हैं यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है रिन्यूएबल, ठीक है, और कन्वेंशनल का मतलब होता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। often known as non-conventional energy are sources that are renewed by natural process on a continuous basis, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस है, एक के बाद ये बनता चला जाएगा और यहां पे कोई तकलीफ नहीं है इसका, हम लोग ज्यादा भी यूज करेंगे तो ठीक है भाई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स की, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है जनरली हम लोग आज यूरेनियम 235 और यूरेनियम 236 के हिसाब से यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम यह है क्योंकि यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमारे यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कोस्टल एरियाज के आसपास में ही लगाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन के एक चेर्नोबिल प्लांट में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसके कारण आज ये कहीं ना कहीं रिस्क है। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी से या न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो मेनली हमारे यहाँ कोस्टल एरियाज में एस्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा यूरेनियम मिलेगा वो यूरेनियम 235 या यूरेनियम 236 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए सर? तो यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल के लिए। चलिए समझते हैं इसको हम लोग। इट प्रोड्यूस बाय अल्टरिंग द एटम्स इन एन एटॉमिक रिएक्टर, ठीक है। तो यहां पे रेडियो एक्टिव्स होते हैं ये यूरेनियम 235 और यूरेनियम 236, ठीक है। प्लूटोनियम और थोरियम का भी यूज किया जा सकता है। यूरेनियम एंड थोरियम यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर फाउंड इन, कहां कहां पे है भाई? तो ये सर मेनली होगा झारखंड में, अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान, मोनोजाइट सैंड्स ऑफ द केरला, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर मान लेते इंडिया को हम लोग यहां ऐसा देखें तो ये राजस्थान हमारा इधर हो गया, ठीक है, इधर झारखंड इधर डाल देते भैया हम लोग, ये राजस्थान हो गया, इधर झारखंड कर देते ऊपर तरफ, और जो हमारा केरला है वो ये यहां पे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आउट एरियाज में ही जो है ये हम लोगों को यूरेनियम और थोरियम के सोर्सेस मिल रहा है, ठीक है। तो याद क्या करना है सर यहां पे? तो हमें 3 जगह पे इसके सोर्सेस मिलते हैं, एक तो राजस्थान में, दूसरा यहां पे झारखंड में, और तीसरा जो है यहां पे केरला में, ठीक है। क्या मिलता है सर? तो यूरेनियम मिलता है और क्या मिलता है सर? यहां पे थोरियम मिलता है। चलिए, न्यूक्लियर एनर्जी कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग द एटम्स। और न्यूक्लियर एनर्जी मिलती कहां से सर? जब हम लोग एटम्स को स्प्लिट करते हैं। अब ये एटम्स काय के होंगे सर? तो यूरेनियम के होंगे या तो किसके होंगे? थोरियम के होंगे। इन अ रिएक्टर टू हीट वाटर इनटू स्टीम। अब ये जो क्या करेगा, हीट को इवॉल्व करेगा बहुत तेजी से और यहां पे स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए ये वेस्ट निकल रहा है, ठीक है। टर्न अ टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो स्टीम है, जैसे हम लोगों ने सुना था कि स्टीम इंजन चलते हैं, तो स्टीम क्या करेगी? ये टर्बाइन को बहुत तेजी से चलाने का काम करेगी। तो यहां पे समझ में आ गया सर कि ये जो वाटर है,
वाटर है, वाटर को हीट करने के लिए यहां पे ये थोरियम और यूरेनियम का यूज किया जाएगा ताकि ये वाटर जो है वेपर के फॉर्म में चले और वेपर से क्या चले, ये यहां पे एक टरबाइन जो है वो यहां पे चले और टरबाइन से जो है वो हम लोग कर पाएंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट। 93 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन 28 स्टेट जनरेट नियरली 20% ऑफ द नेशंस इलेक्ट्रिसिटी। आज यहां पे टोटल मिला के देखा जाए तो हमारे यहां आज 93 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जिसमें से टोटल 28 स्टेट्स में 20% इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ऑल विदाउट कार्बन एमिशन। सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्लीनर एंड ग्रीनर फ्यूल है, मतलब यहां पे किसी भी तरीके से क्या नहीं होगा दोस्तों, तो पॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज रिएक्टर्स यूज यूरेनियम नॉट फॉसिल फ्यूल्स। तो यूरेनियम का यूज किया जा रहा है, किसका यूज नहीं किया जा रहा, फॉसिल फ्यूल्स का, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स कहीं ना कहीं कार्बन के कहीं ना कहीं कंटेंट के साथ मिलकर बने होते हैं, इसीलिए ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर से बनने वाली जो एनर्जी है वो हमारे लिए फ्रूटफुल है। ठीक है भाई, तो न्यूक्लियर रिएक्टर कितने हो गए सर, यहां पे तो 93 न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जनरेशन के हिसाब से आगे बढ़ना है, तो सूरज को भी हम लोगों को क्या देना पड़ेगा भैया, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो सोलार एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो सोलार एनर्जी में क्या होता है, एक बहुत अच्छा सिस्टम है, फोटोवोल्टाइक सेल लगाए जाते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करती है और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। बिकॉज इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया क्या है भैया, एक ट्रॉपिकल कंट्री है। देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटी टू हार्नेस सोलार एनर्जी। अब हम लोगों को यह भी तो पता है सर कि आपने बताया था कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, 23.5 नदर्न हेमिस्फीयर पे, ये मान लेते हैं इंडिया है। तो यहां पे जो हीट है वो तो बराबर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो क्या है भैया, यहां पे ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है, तो सोलार प्लांट्स आर बीइंग सेट अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और बहुत सारी जगह पे सोलार प्लांट्स को एस्टैब्लिश किया गया। वेरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट हैव आल्सो इंस्टॉल्ड सोलार सेल पैनल्स। ठीक है, तो फोटोवोल्टाइक सेल वाले जो सोलार पैनल्स है वो छतों के ऊपर यहां पे लोगों ने लगा रखे हैं ऑन देयर रूफ्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आपकी जैसी जरूरत है, मान लेते हैं 3 किलोवाट की जरूरत है, 5 किलोवाट की जरूरत है, तो यहां पे ये जितना भी बनाएगा इसमें अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो ये वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देगा भाई। तो इसका आपको फायदा है भाई, आगे चल के आपको यही जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको बहुत सारी चीजें करके देने का काम करेगी। सोलार एनर्जी इज द रेडिएशन फ्रॉम द सन केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट कॉजिंग केमिकल रिएक्शन और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे क्या करता है भाई, तो सनरेज नहीं चाहिए, यहां पे हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा दोस्तों, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को यहां पे जनरेट करेगा। द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ इज वास्टली मोर देन द वर्ल्ड करंट एंड एंटिसिपेटेड एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब यहां पे जो एनर्जी मिल रही है उसको अगर हम लोग यूज कर पाए, उसको हार्नेस कर पाए, तो आगे चल के हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत सेफ रहेगा और फॉसिल फ्यूल जो है वो हम लोग यहां पे बहुत ज्यादा सेफ कर पाएंगे। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी जो है वो आज हमारे काम की है। बट जैसे ही हम लोग विंड एनर्जी पे आते हैं तो विंड एनर्जी या विंड मिल्स में क्या होता है भाई, तो विंड जो है वो कहां मेनली अच्छी मिलेगी, वो मिलेगी हम लोगों को कोस्टल एरियाज के आसपास में। तो यहां पे जो विंड पावर है वो या विंड पावर प्लांट जो है वो लगाने हैं अगर हम लोगों को, तो कोस्टल एरियाज में ही लग सकते हैं, हर जगह तो नहीं लगाए जा सकते। विंडमिल आर यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। विंडमिल का यूज किया जाता है काहे के लिए भाई, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग विंड पावर, और हमारे पास ग्रेट पोटेंशियल है विंड पावर का। क्यों, क्योंकि अगर हमारा सदर्न स्टेट के नीचे देखा जाए तो कुछ है ही नहीं भाई, इंडियन ओशियन है, इधर अरेबियन और इधर बे ऑफ बंगाल है, तो हमारे यहाँ विंड का जो प्रेशर है वो काफी अच्छा खासा है। विंडमिल आर लोकेटेड फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई इन तमिलनाडु। तो ये नागरकोइल से लेकर मदुरई तक के हमारे यहाँ तमिलनाडु में विंडमिल लगा दिए गए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप आइलैंड में बहुत ज्यादा जो विंड है उससे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट की जाती है। नागरकोइल एंड जैसलमेर हैव मेड इफेक्टिव यूज ऑफ द विंड एनर्जी। नागरकोइल और जैसलमेर जो वो तो हब है किसके भाई, विंड पावर एनर्जी के। विंड पावर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन विच टर्बाइंस कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे क्या करती है, टरबाइन जो है वो कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है भाई, तो विंड एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बनी भाई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू द मैकेनिकल। अब यहां पे काइनेटिक से क्या बन गई भैया, मैकेनिकल बन गई। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पावर। तो यहां 3 तरीके से एनर्जी समझ में आती है, काइनेटिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मगर ये विंड आएगी उसी से बनेगी काइनेटिक, काइनेटिक से बनेगी मैकेनिकल, मैकेनिकल से बनेगी अब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल बन गई, अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई। मगर ये कहां पे पॉसिबल है सर, तो मेनली कोस्टल एरियाज में पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे,
और क्लीनर फ्यूल की अगर हम लोग बात करें तो बायोगैस, फार्म वेस्ट, श्रब्स एंड एनिमल वेस्ट आर यूज इन प्रोड्यूसिंग गैसेस। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें जो है, एनिमल का वेस्ट जो है उसमें देखा जाए तो CH4 सबसे ज्यादा होता है, मीथेन। बायोगैस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बायोगैस का भी यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन करने में। Many biogas plant have been set up at municipal and village levels, तो वहां पे जहां पे स्पेस अच्छा खासा है, रॉ मटेरियल अच्छा खासा है, मतलब एनिमल वेस्ट भी अच्छा खासा, तो वहां पे इसको एस्टैब्लिश करना बड़ा ही आसान है। Many plants use cattle dung to produce electricity, बहुत सारे प्लांट जो है वो आज कैटल डंग का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टाइड्स की, तो टाइड्स हमारे यहाँ हर 12 घंटे 25 मिनट में यहाँ पे आएगी ही आएगी। ठीक है भाई। दूसरा, यहां पे हाई टाइड और लो टाइड आएगी। ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड में अंतर जो रहेगा वो 15 दिन का रहेगा। हाई टाइड से हमारे यहां कोस्टल एरियाज पे ये जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उसको लाने में बड़ी आसानी होती है, भेजने में बड़ी आसानी होती है। तो लाने में आसानी होती है लो टाइड में और भेजने में आसानी होती है हाई टाइड में, जो कि हर 15 दिन में पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो हमें पता है मूवमेंट ऑफ द सन, अर्थ और मून के कारण ही ये टाइड्स क्रिएट होती है भाई, क्योंकि सन जो है अपना प्रेशर एनफोर्स करता है अर्थ पे, अर्थ जो है वो प्रेशर जनरेट करती है मून पे, मगर अर्थ का जो है वो पानी जो है ऊपर की तरफ खिंचाता है और फिर छोड़ देता है, इसके कारण यहां पे टाइड्स क्रिएट होती है। ठीक है ना भाई। तो अर्थ का जो रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, मून जो आजू बाजू में घूमता है, अर्थ के इन्हीं सब कारणों से यहां पे टाइड जो है वो क्रिएट होती है। यह बात याद रखना, हर 12 घंटे 25 मिनट में हमारे यहां टाइड आएगी। लो टाइड और हाई टाइड में जो डिफरेंस होगा वो कितने दिनों का होगा दोस्तों, तो वो 15 दिनों का होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पे, व्हेन एनर्जी ऑफ द ओशियनिक टाइड इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज नोन एज द टाइडल एनर्जी। तो ओशियन से क्रिएट होने वाली टाइड्स को अगर हम लोग एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल एनर्जी। फ्लड गेट्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स व्हेन वाटर फ्लो इनटू ड्यूरिंग द हाई टाइड्स। अब यहां पे फ्लड गेट्स बनाए जाते हैं। फ्लड गेट्स इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जब भी यहां पे ज्यादा प्रेशर में पानी इकट्ठा हो जाता है ड्यूरिंग द मॉनसून, तो वहां पे इसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जा सके। व्हेन वाटर फ्लो इनटू ड्यूरिंग द हाई टाइड इट गेट्स ट्रैप्ड, तो जो हाई वाटर होगा वो ऊपर निकल जाएगा और इस पानी को ट्रैप कर लिया जाएगा। कब? हाई टाइड्स में। After the gated are closed, this water goes back to the sea through pipes passing through the power generating turbines। अब ये ऊपर गया फिर वापस गया, तो जब ऊपर से ये वापस की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, यहां पे टरबाइन को रोटेट कर लेगा। तो अब हम लोगों को ये समझ में आ गया सर कि टाइड से भी जो है वो एनर्जी बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा सकती है। अब ये इंडिया में कहां कहां पॉसिबल है, तो जाहिर सी बात है सर, इंडिया में जो पॉसिबिलिटी होगी वो पानी के आसपास में ही होगी, मतलब कोस्टल एरियाज में ही होगी। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे तो ये वाला एरिया अगर हम लोग देखें तो इधर ये पॉसिबिलिटी बनते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बात करें गुजरात का गल्फ ऑफ खंबात, या हम लोग बात कर ले यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, दोनों जगह ये पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हो गया अरेबियन सी आपका, और यहाँ पे हो गया आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना भाई। चलिए अब यहाँ पे जो एरिया है ये बन गया आपका बे ऑफ बंगाल वाला। ठीक है, जो सुंदरबन डेल्टा का एरिया है वहां पे भी टाइड से क्या करी जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट की जा सकती है दोस्तों। तो टाइडल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। अब हम लोग बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी कहीं ना कहीं अर्थ से ही कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी का फॉर्म हमें मिलने वाला है, जिसको हम लोगों ने बोला है भैया क्या, जियोथर्मल एनर्जी। When heat emanating from the interior of the earth, तो हीट जो निकलेगी अर्थ के अंदर से, यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसको जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इट इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी। क्या कहलाएगा दोस्तों ये यहाँ पे, जियोथर्मल एनर्जी। When ground water under the surface of the earth, when जब ग्राउंड वाटर जो है सरफेस के अंदर जो अर्थ में becomes hot because of existence of high temperature, जाहिर सी बात है कोर का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो पानी जो है वहां पे क्या हो जाएगा भैया, हीट अप हो जाएगा। हॉट वाइट वाटर राइजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो जो हॉट वाटर बाहर निकलता है सरफेस ऑफ द अर्थ से, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे स्टीम, और स्टीम ही जरूरी होती है भाई किसी भी टरबाइन को चलाने के लिए। दिस स्टीम इज देन यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो अर्थ की जो हीट जो किस फॉर्म में निकल रही है, स्टीम फॉर्म में निकल रही है, उससे जो टरबाइन हम लोग चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी।
Two geothermal projects have been started in the India. One in Manikaran in हिमाचल प्रदेश, एक जो है हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, और दूसरा जो है वो पुगा वैली कहाँ पे, लद्दाख में। और दोनों ही जो है माउंटेनियस रीजन है। ध्यान से समझिएगा, माउंटेनियस रीजन का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि नीचे जो एरिया है वहां पे ज्यादा टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर पानी को गर्म कर रहा है, और ये पानी जो है वो स्टीम फॉर्म में आप तक के मिल रहा है। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा जियोथर्मल एनर्जी। कहां कहां पे एस्टैब्लिशेस है, तो पुगा वैली जो है लद्दाख में वहां पे, और दूसरा जो है वो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मतलब लद्दाख अगर हम लोग बोले यहां पे, तो लद्दाख अगर इस तरीके से हम लोग यहां पे बनाते हैं तो ये हो गया आपका पूरा लद्दाख वाला एरिया ना। ठीक है, ये हो गया लद्दाख, इधर आ जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और इधर आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो माउंटेनियस रीजन है जहां पे ये जियोथर्मल एनर्जी से क्या करा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है। ठीक है भाई, एग्जांपल याद रखिएगा। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं जो एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है, और उसको याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक एक चीजों को समझते हैं इसमें हम लोग। सबसे पहले कन्वेंशनल, और दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल में ये समझ में आता है कि इसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल, और यहां नॉन जो लगा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल। ठीक है, चलिए समझते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जितनी भी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसमें एग्जांपल आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अगर गई तो वापस आने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों का समय रहे वो। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बात करें तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलार एंड विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो मेनली यहां पे सोलार और विंड एनर्जी है, जो कि कितना भी इस्तेमाल करो वो कभी भी खत्म यहां पे नहीं होने वाली है। They have been in use since a long time। इसको बहुत लंबे समय तक के इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल में हम लोग फायरवुड और यहाँ पे कोल को ले सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये बहुत सालों से यूज तो हो रही है, बट ये खत्म भी जो है वो बहुत तेजी से होगी, और अगर ये खत्म हो गई तो ये दोबारा हमें नहीं मिलने वाली है। These sources have been recently developed। ये तो पुराने जमाने से चल रही है मगर अब ये कम हो रही है, बट ये अभी अभी यूज करना शुरू करा, इसलिए इसको बोला गया नॉन कन्वेंशनल। क्या बोला गया, नॉन कन्वेंशनल। Developed and are still developing। Examples, technology for producing electricity from the solar panels। तो जो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं या सोलर पैनल्स है, उससे जो हम लोग आज एनर्जी बना रहे हैं वो सब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ दीस एनर्जी सोर्सेज कॉज पोल्यूशन व्हेन यूज्ड। बट यहां पे कन्वेंशनल के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो होगा, बट यहां अगर बात करें दे डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि नेचर से रिलेटेड है, और नेचर से रिलेटेड जो भी चीज होती है उसमें पोल्यूशन नहीं होता है। इसमें कहीं ना कहीं कार्बन होता है, इसमें कार्बन ही नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सोलर एनर्जी की बात करो या जियोथर्मल एनर्जी की बात करो, ये पोल्यूशन फ्री एनर्जी है। दे आर कॉमन एंड वाइडली यूज सोर्सेज। बट ये ज्यादा आसानी से यूज करने का तरीका मिल जाएगा आपको, और आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल, थर्मल पावर। तो थर्मल पावर का यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बहुत सारी जगह पे अभी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं हमारे। ठीक है, और वो पोल्यूशन फ्री है, बट रिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने यूक्रेन के चेर्नोबिल का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है, जैसे थर्मल पावर हम लोग बना रहे हैं वो कोल से क्या करा जाता है भैया, हीटअप किया जाता है, स्टीम बनती है और उससे टरबाइन चलाए जाते हैं, बट यहां पे कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो होगा। बट जैसे ही हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे आते हैं, दे आर कंपैरेटिवली न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ये जो है जनरली नई सोर्स ऑफ एनर्जी है, हेंस आर नॉट वाइडली यूज। ज्यादा जगह अब आज इस्तेमाल भी नहीं हो रही है। एग्जाम्पल, सोलर पैनल्स की बात करें और विंड मिल्स की बात करें तो ये पोल्यूशन फ्री है। क्या है भैया, पोल्यूशन फ्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो मिनरल्स है भाई, इस्तेमाल तो कर लिए, क्या बचाना नहीं है, बचाना भी तो पड़ेगा। तो इनका प्रिवेंशन करना, इनको सेफगार्ड करना, ये भी हमारा ही काम है, ये हमारा कर्तव्य है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की हम लोग बात करते हैं। अननेसेसरली यूज ना करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इज असेंशियल बिकॉज दे आर अ कंट्रीज वैल्यूएबल पोजेशंस। ठीक है, ये मिनरल रिसोर्सेज को बचाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यही हमारी वैल्यूएबल पोजेशंस है। दे आर यूज एज रॉ मटेरियल, और इसको यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल इन मेनी इंडस्ट्रीज एंड हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब अलग अलग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होगा तभी जाके ये कंट्री के डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करेगी।
सम मेथड्स बाय विच वी कैन कंजर्व मिनरल्स आर, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग मिनरल्स को आज यहां पे बचा सकते हैं। वो क्या हो सकता है? मिनरल्स शुड बी यूज्ड इन प्लांट एंड सस्टेनेबल मैनर, मिनरल्स का यूज किया जाता है बहुत ही प्लांट और सस्टेनेबल मैनर में। अगर सही से इस्तेमाल करोगे तो ये आगे जनरेशन में भी हेल्प करेगी, बट अगर सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये आगे वाली जनरेशन तक के नहीं पहुंचा पाएगी। टेक्नोलॉजी शुड बी अपग्रेडेड टू अलाउ द यूज ऑफ लो ग्रेड ओर एट अ लो कॉस्ट। तो अब अगर मान लेते हैं हमारे पास ओर्स अवेलेबल है बट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है या टेक्नोलॉजिकल नो हाउस नहीं है हमारे पास, कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इसको एनफोर्स करना है, तो अब यहां पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ये इसका एक्सेस करने का जो खर्चा है वो ज्यादा होगा। बट अगर सही टेक्नोलॉजी है हमारे पास तो बहुत कम कॉस्ट में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स ऑल्सो रिजल्ट्स इन द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अभी बोल रहा है कि ये जो मेटल्स है उसको बार बार रिसाइकल करके भी हम लोग इस्तेमाल करें, नए मिनरल्स को एक्सकावेट ना करें, नए मिनरल्स को हम लोग ना निकालें, यहां पे ये भी हम लोग काम कर सकते हैं दोस्तों। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी हार्नेस फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोशिश की जाए कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, कन्वेंशनल को ना किया जाए क्योंकि उससे पोल्यूशन भी हो रहा है। दूसरा, इसमें बहुत ही कम हमारे पास अब जो है वो रिसोर्सेज की क्वांटिटी बची हुई है, 2030, 35, 40 तक ये खत्म भी हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ जो है वो स्विच करना जरूरी है। स्मॉल स्टेप्स शुड बी टेकन बाय एवरी इंडिविजुअल। अब यहां पे हम लोगों को सभी को क्या होना पड़ेगा भैया, अवेयर होना पड़ेगा, हमारी चीजों को जो है वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा और ये जो गिफ्ट मिला है वो नेक्स्ट जनरेशन तक के भी हम लोग पहुंचा पाए, ये हमारे लिए जरूरी है। सच एज यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोशिश करें हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, कार पूलिंग कर ले, एक साथ चले जाएं भाई, सारे के सारे जाना एक ही जगह है जब। एंड स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज, जब जरूरत ना हो तो इसका इस्तेमाल मिनिमम से मिनिमम किया जाए। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, या तो हम लोग एक काम करें कि पावर सेविंग डिवाइसेस यूज करें, अच्छी ग्रेड की जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसका इस्तेमाल करें यहां पे, वे इन कंजर्विंग मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और इसी के कारण क्या हो जाएगा, जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे मिनरल्स है, जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज के फॉर्म है वो हम लोगों के पास सेफ रहेंगे। और फ्यूचरिस्टिक फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे लिए चीजों का कंजर्वेशन करना मिनरल्स का बहुत ज्यादा जरूरी है। आज नहीं बचाया तो कल हमें बचाना पड़ेगा और कल खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे बचाओगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड अब हम मैप वर्क की बात करते हैं। तो मैप वर्क में सबसे पहली बात मेरी याद रखिएगा आप कि जब भी आप मैप वर्क करें तो बात याद रखें कि भाई इंडिया को डिवाइड करें सबसे पहले तो 4 पार्ट्स में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है भाई। चलिए अब यहां पे एक काम और कर सकते हैं आप लोग कि यहां पे ये मान ले कि इसका डिवीजन जो है ये इमेजिनरी लाइन से हो रहा है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन जो है यहां पे हम लोग मान लेते हैं यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहां पे इसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट और ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है भाई। चलिए अब यहां पे एक और मेरी बात याद रखिएगा, सारी जो जगह है उसको आप कुछ इस तरीके से देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से देखने का फायदा मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि इस तरीके से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां से ये जो बॉर्डर है ना ये आपको समझ में आने लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पहली बॉर्डर मैंने बनाई है ये है लद्दाख की, ये जो बॉर्डर बन रही है यहां पे ये है जम्मू एंड कश्मीर की, ये जो बॉर्डर है वो है यहां पे राजस्थान की, ये जो है यहां पे दोस्तों गुजरात की है, यहां पे ये जो बॉर्डर है ये महाराष्ट्र की है, ये जो है यहां पे गोवा की है, ठीक है। उसके बाद यहां पे कर्नाटका और यहां पे ये जो है दोस्तों केरला है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को याद कर सकते हैं कि ये वाली जो बॉर्डर्स है हमारी, ये वाली बॉर्डर्स अगर ये याद है तो ये यहां वाली बॉर्डर जो है वो अपने आप याद हो जाएगी। कैसे हो जाएगी दोस्तों, ध्यान समझते हैं। अब यहां अगर हम लोग देखें तो यहां पे हमें दिखता है सबसे नीचे जो है वो है तमिलनाडु, उसके बाद आ जाता है आंध्र प्रदेश और उसके बाद अंदर जो है वो तेलंगाना है, उसके बाद इधर जो देखें हम लोग यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है। और इधर अगर हम लोग चले जाते हैं तो ये है दोस्तों बंगाल। तो 28 स्टेट्स को याद करना बड़ा ही आसान है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से इंडिया का डिवीजन जो है वो 8 पार्ट्स में कर लीजिए। सबसे पहले नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट,
ये ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट। ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब एक एक चीज को हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब ये पूरा आपको एरिया दिया गया है और यहां पे एक एक चीज जो दी गई है उसको हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करते हैं आयरन ओर फील्ड की। ठीक है, तो आयरन ओर फील्ड कहां कहां हम लोग को मिलने वाली है और सिंबलाइज कुछ इस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो आयरन ओर फील्ड जो है वो यहां मिल रही है हमें और ये दूसरी यहां मिल रही है हमें। ठीक है भाई, चलिए, तो आयरन और फील्ड तो दो जगह हम लोग को दिख गई और ये तीसरी जगह हम लोग को ये दिख रहे हैं यहां पे। मतलब आयरन और फील्ड जो है मेनली हमें दिख रही है एक तो कर्नाटका में, दूसरा छत्तीसगढ़ में और तीसरा जो है उड़ीसा में दिख रही है। ठीक है भाई, अब यहां पे आयरन और माइंस की अगर हम लोग बात करते तो आयरन और माइंस हम लोग को देखिए ये यहां पे मिल रही है, उसके बाद ये जगह मिल रही है छत्तीसगढ़ में मिल रही है सर, दूसरा उड़ीसा में मिल रही है और तीसरा जो है वो हम लोग को यहां मिल रही है। ठीक है, कहां पे सर, तो कर्नाटका में मिल रही है। आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो कहां से ये आयरन और जा रहा है, तो पारादीप से जा रहा है। ठीक है, पारादीप पड़े तो यहां पे हो गया उड़ीसा। ठीक है भाई, विशाखापट्टनम से जा रही है। ठीक है भाई, विशाखापट्टनम जो हो गया आपका इधर हो गया, ऐसे याद करना भाई इसको, यहां पे आंध्र प्रदेश। उसके बाद इधर नहीं है, इधर मैंगलुरु हो गया। ठीक है, इधर कोई है क्या, नहीं। ठीक है, तो अब यहां पे ये चीज समझ में आई सर कि हमारे पास जो आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स है वो पारादीप है, विशाखापट्टनम है और यहां पे देखा जाए तो मैंगलुरु है। क्या है भैया, मैंगलुरु मतलब कर्नाटका हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहां पे मैंगनीज की। किसकी बात करते हैं, मैंगनीज की। तो मैंगनीज कहां कहां मिल रहा है दोस्तों, यहां पे हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो मैंगनीज हमें मिल रहा है भैया, सिंबल याद रखिएगा मैंगनीज का। ठीक है, एक तो ये मैंगनीज मिल रहा है हम लोग को कर्नाटका में। ठीक है, दूसरा और कहीं मैंगनीज मिल रहा है क्या भाई, और कहीं मैंगनीज मिल रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो हमें कहां मिल रहा है मैंगनीज, मेनली कर्नाटका में। ओके, यहां तक के क्लियर हो गया, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं क्या। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट जो है वो हम लोग को इधर मिल जाएगा, कहां पे, उड़ीसा के आसपास। ठीक है, और कहीं मिलेगा कैसे हमें बॉक्साइट, ये कटनी बालाघाट। ठीक है, कटनी बालाघाट मतलब मध्य प्रदेश। ओके, और कहीं बॉक्साइट, हाँ ये यहां पे मिल जाएगा हमें छत्तीसगढ़ के आसपास वाले एरिया में। ठीक है, ये यहां पे अमरकंटक और ये यहां बिलासपुर, तो यहां सब जगह जो है वो हमें बॉक्साइट मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर यहां पे माइका की। तो माइका कहां कहां मिलने वाला है दोस्तों, हम लोग यहां पे ध्यान दें तो माइका जो है वो अजमेर में और ब्यावर में मिलेगा हमें। ठीक है, और कहीं मिलेगा क्या माइका सर, हाँ ये यहां पे मिल जाएगा आपको झारखंड में भी, और कहीं मिलेगा, हाँ सर ये यहां पे मिल जाएगा। ये कौन सा एरिया हो जाएगा दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, ये आपका हो गया यहां पे तमिलनाडु, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश और उसके बाद ये हो जाएगा यहां से उड़ीसा, है ना। ये इधर से हो जाएगा झारखंड वाला, सॉरी तेलंगाना वाला एरिया। ठीक है भाई, तो चलिए, तो तमिलनाडु में मिल जाएगा भाई हमें माइका, मिल जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं मिलेगा, चलो मिल जाएगा भाई। और कहां मिलेगा सर माइका, तो ये वाले एरिया में मिल जाएगा हमें, हजारीबाग में मिल जाएगा, गया में मिल जाएगा, अजमेर में और मतलब राजस्थान में मिल जाएगा सर। ये थोड़ा सा एरिया जो है झारखंड वाले में मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पे, और ये वाला जो एरिया है ये है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। तो इस तरीके से समझ में आया सर कौन कौन सी चीजें कहां कहां हम लोग को मिल सकती है। तो यहाँ पे मेनली जो याद करना है वो आपको मैंगनीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करिएगा दोस्तों, मैंगनीज, बॉक्साइट और माइका। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे आयरन और माइंस में ये थोड़ा याद करिएगा, रत्नागिरी, यहां पे ये मार्मागोआ गोवा, ठीक है, बेल्लारी, ठीक है, उसके बाद चित्रदुर्ग, ठीक है, उसके बाद कुद्रेमुख, ठीक है, चिकमंगलुरु, ठीक है, तुर्माकू, उसके बाद बेलाडीला, चंद्रपुर, यहां पे ये दुर्ग, ठीक है, उसके बाद यहां पे ये 3, ठीक है ना, केंदुझार हो गया, मयूरभंज हो गया और गोवा हो गया। ठीक है ना भाई, ओके, अब यहां पे ही सब जगह मिल रहा है, मतलब आयरन जो है वो ऐसे एरिया में मिल रहा है। ठीक है, यहां तक ही क्लियर है क्या, ओके।
तो जो कम है सबसे पहले वहां से शुरुआत करिए और उसके बाद जो ज्यादा है उस पे जाइए, ठीक है ना भाई। तो जो सबसे कम है उस पे जाएंगे हम लोग। तो सबसे कम तो स्टार्ट होता है सर यहां पे बॉक्साइट से। किससे स्टार्ट होता है दोस्तों? बॉक्साइट। फिर जाओ माइका पे, फिर जाओ मैंगनीज पे, और फिर जाओ आयरन पे, ठीक है। अब आयरन में भी ये याद रखिएगा कि जो आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है वो हमारे पास कितने दिख रहे हैं सर? हमारे पास 3 दिख रहे हैं। कौन कौन से है सर वो? तो ये हो गया पारादीप, विशाखापट्टनम, और यहां पे हो गया मैंगलोरू, ठीक है भाई। तो ये कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो मैप याद करने में बड़ी ही आसानी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट मैप पे आते हैं भाई। नेक्स्ट मैप जो है वो बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। एक एक चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं भाई जो कम होगा, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कोल फील्ड्स की, ठीक है। तो कोल फील्ड जो है वो हमारे को यहां मिल रही है, ये कोल फील्ड हो गई एक, ठीक है। ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है, और ये हो गई, ठीक है। अब हमें यह पता है कि सर यहां पे एनटीपीसी के प्लांट डाले जाएंगे, क्यों? क्योंकि कोल का वेट धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम लोग यहां पे कुछ छत्तीसगढ़ का एरिया, ठीक है भाई, और कुछ यहां पे झारखंड, और यहां पे थोड़ा बहुत उड़ीसा ले लेते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। नीचे की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो ये महाराष्ट्र का एरिया आ जाता है इसमें। इधर आ जाते हैं तो ये आ जाता है हमारा तमिलनाडु, ये आ जाता है दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, क्या भैया? कोल फील्ड्स, ठीक है। क्या है भैया? कोल फील्ड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोल माइंस। तो कोल माइंस जो है वो बहुत शानदार तरीके से दी गई है, ट्रायंगुलर शेप दिया गया है आपको। ध्यान से सुनिएगा भाई, ट्रायंगुलर शेप में हम लोगों को ये देखिए, ये हो गया तलचर, ये हो गया आपका कोरबा, ये आपका हो गया बोकारो, दुर्ग, रानीगंज, ठीक है। इसके बाद और कहां मिल जाएगा दोस्तों आपको? यहाँ पे कोल माइंस जो है वो मेनली ये सिंहभूम, ठीक है, और ये नवेली लिग्नाइट में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑयल फील्ड्स की, ठीक है, तो ऑयल फील्ड्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। ऑयल फील्ड जो है वो आपको स्क्वायर शेप में दी गई है, ठीक है। तो ऑयल फील्ड जो है वो मेनली आपको यहां पे मिल सकती है आसाम के आसपास, ठीक है भाई। और ये आपका हो गया कलोल, ठीक है। उसके बाद ये मुंबई हाई वाली जो जगह है वहां पे, ठीक है। तो यहां सब जगह जो है आपको ये ऑयल फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। नेचुरल गैस रिजर्व्स की हम लोग बात करेंगे और नेचुरल गैस पाइपलाइन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है ये देखिए इस तरीके से दी गई है। ये अंकलेश्वर से जाके ये कहां तक के सोनीपत और शाहिबाबाद तक के यहां पे पूरी खत्म होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है वो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस हम लोग को याद करने हैं यहाँ पे। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर एंड द थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा होगा आपको, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो मेनली ऐसी जगह पे है जो कि डेजर्टेड हो। डेजर्टेड का मतलब होता है जहां पे बहुत ज्यादा लोग यहां पे ना रहते हो, ठीक है। ये नरोरा हो गया, सबसे पहला नरोरा हो गया उत्तर प्रदेश में। अब ये वाली जो जगह है इसका नाम है बेटा रावत भाटा। क्या नाम है? रावत भाटा। ये है राजस्थान में, ठीक है। चले उसके बाद हम लोग बात करते हैं काकरापारा, फिर है तारापुर, फिर यहां पे है केगा। केगा हो गया आपका कर्नाटका में। उसके बाद ये हो गया कलपक्कम, और कलपक्कम हो गया जो आपका यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कहीं नहीं है, ठीक है। नरोरा हो गया, मतलब कि सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे यूपी, उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे राजस्थान की। ये याद करना है, एग्जाम में आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र, तीसरी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कर्नाटका की, चौथी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तमिलनाडु की, ठीक है भाई। तो इन सारी जगह पे जो है ये हमारे न्यूक्लियर जो है पावर प्लांट लगे हुए हैं। देखिए जैसे यूपी में हो गया नरोरा, ठीक है। राजस्थान में हो गया हमारे यहां पे रावत भाटा, ठीक है। महाराष्ट्र में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब गुजरात भी लेना पड़ेगा भाई हमें, गुजरात काकरा पारा, ठीक है। महाराष्ट्र में आ जाते हैं भैया हम लोग यहां पे तारापुर,
ठीक है, कर्नाटका में आ जाओ, कर्नाटका में हो गया यहां पे दोस्तों केगा, और तमिलनाडु में आ जाओ कलपक्कम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करना आप नरोरा से उत्तर प्रदेश, फिर रावतभाटा राजस्थान, फिर गुजरात में आ जाना काकरापारा, फिर महाराष्ट्र में चले जाना जो है तारापुर, केगा चले जाना कर्नाटका, कलपक्कम तमिलनाडु में यहां पे चले जाना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से खत्म हो रहा है। किस तरीके से? सी तरीके से खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे नरोरा ले लेना सबसे पहले। ठीक है भाई, चलिए, तो सबसे पहले नरोरा ले लिया, उसके बाद यहां पे राजस्थान ले लिया। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का क्या हो गया? रावतभाटा हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? काकरापारा ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद तारापुर ले सकते हो। उसके बाद इधर जो है आपका नीचे जो है वो केगा आ जाएगा, और आखिरी में जो है वो आ जाएगा दोस्तों यहां पे कलपक्कम। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 जो है ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो याद हो जाएंगे सी शेप में। किस शेप में याद हो जाएंगे? सी शेप में, है ना। ठीक है, यूपी आ गया, यूपी के बाद सीधे आप राजस्थान आ जाना, राजस्थान के बाद आप गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, और उसके बाद तमिलनाडु। तो इस तरीके से जो है आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो एक साथ अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स की। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट्स तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे बहुत सारी जगह पे? क्यों? क्योंकि कोल फील्ड जो है वो हमारे यहां बहुत आसानी से अवेलेबल, आसानी से तो नहीं मगर फिर भी हमारे पास अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग यहां पे क्या देखते हैं भाई कि थर्मल पावर प्लांट हम लोगों को मेन कहां दिख रहा है। ठीक है, तो यहां नामरूप से लेके बोंगईगांव, दिल्ली, फरीदाबाद, हरदुआगंज, पंखी, पंचीरा, ठीक है, सिंगरौली, रिहांद, ठीक है, चंद्रपुर, कोरबा, अमरकंटक, इधर गांधीनगर, साबरमती, वनाखगरी, अहमदाबाद, ठीक है, धुआवरन, ठीक है, इसके बाद उकई, भुसावल, नासिक, ट्रॉम्बे, उरन, ठीक है, उसके बाद यहां पे परली, उसके बाद रामगुंडम, ठीक है, कोट्टागुंडम, विजयवाड़ा, उसके बाद चंद्रपुर, कोराडी, ठीक है, सतपुड़ा, ठीक है, उसके बाद तलचर, कोलकाता, ठीक है, संतादिया, दुर्गापुर, ठीक है, अब बरौनी, इसके बाद हम लोग यहां पे बात करें ये एन्नोर, उसके बाद नवेली, उसके बाद तूतीकोरिन। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे पास जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो तो बहुत ही सारे हैं भाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अगर हम लोग इसमें याद करें तो कैसे कर सकते हैं सर? ध्यान से समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मुझे इस तरीके से दिखते हैं। सबसे पहला तो यह हो गया नामरूप, ठीक है, यह आसाम में हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें यहां पे, फिर इधर आ जाइए उकई, ठीक है, ये हो गया आपका गुजरात का। इसके बाद हो गया इधर उरन, ठीक है, ये हो गया महाराष्ट्र का। इसके बाद नवेली, उसके बाद तूतीकोरिन, इसके बाद हम लोग बात करें विजयवाड़ा की, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रपुर इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद कोरबा, अमरकंटक, सिंगरौली, रिहांद इंपॉर्टेंट है। तलचर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ओडिशा में आ जाएगा। इसके बाद मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, और आपको ये याद करने चाहिए। ठीक है, तो मैप में ये एरिया वाइज जो है आपको यहां पे लोकेट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है सर कि मैप वर्क जो है बहुत आसान है, बट बैक टू बैक जो है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले आप पॉलिटिकल मैप पे इसको ड्रॉ करें और फिर जो है इसको फिजिकल मैप पे भी ड्रॉ करना सीखे, तो जाके बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन यहां से लेना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो ये समझना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज समाप्त होता है। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इस चैनल से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारी चीजें जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, और आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर इज ऑल्सो गिवन इन दिस स्लाइड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।